भोपाल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने रोल ऑफ मीडिया इन नेशन बिल्डिंग पर व्याख्यान 31 अगस्त को टीवी 27 न्यूज के सहयोग से आयोजित किया, जहां मुख्य वक्ता वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा, टीवी 27 न्यूज के कंसल्टिंग एडिटर और वाइस प्रेसिडेंट उमेश गुप्ता, टीवी 27 न्यूज चैनल के एमडी डॉक्टर एसएन मालविया, बीएमए के अध्यक्ष सुनील भार्गव, महेंद्र जोशी, अध्यक्ष राजेश तिवारी, पूर्व अध्यक्ष महेश शुक्ला, उपाध्यक्ष एनके शिब्बर, सचिव डॉक्टर आदित्य गुप्ता सहित 70 सदस्य उपस्थित रहे, जिसमें मुख्य वक्ता वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा और टीवी 27 न्यूज के कंसल्टिंग एडिटर और वाइस प्रेसिडेंट उमेश गुप्ता ने सभी को संबोधित किया। जहां रमेश शर्मा ने अपने व्याख्यान में कहा है कि किसी भी राष्ट्र के निर्माण में मीडिया की भूमिका सबसे अग्रणी है। इसके लिए सभी को अपने राष्ट्र, अपनी संस्कृति से जुड़ना चाहिए। उन्होंने पत्रकारिता का इतिहास बताते हुए स्वतंत्रता आंदोलन में भी इसकी भूमिका बताई। वहीं टीवी 27 न्यूज के कंसल्टिंग एडिटर और वाइस प्रेसिडेंट उमेश गुप्ता ने कहा है कि आज के युग में इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है और प्रतिस्पर्धा भी है, इसलिए पत्रकारिता राष्ट्र के निर्माण में प्रति सकारात्मक होनी चाहिए। उन्होंने वृत्त चित्र के माध्यम से पत्रकारिता का उद्देश्य बताया कि राष्ट्र निर्माण में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैसे सहायक हो सकती है। इस अवसर पर श्रोतागणों के प्रश्न के उत्तर भी दिए गए। बीएमए अध्यक्ष सुनील भार्गव ने प्रारंभ में भोपाल मैनेजमेंट एसोसिएशन की गतिविधियों से सभी को अवगत करवाते हुए लगातार सफल व्याख्यानमाला आयोजित के लिए सदस्यों को धन्यवाद भी दिया। साथ ही आपको बता दें, इसके पहले रोल ऑफ मीडिया इन ए नेशन बिल्डिंग के विषय पर पत्रकारिता और बदलते हुए परिवेश में पत्रकारिता के स्वरूपों के बारे में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में इसी विषय पर ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन 30 जुलाई को टीवी 27 न्यूज की संवाददाताओं के लिए किया गया। आप सभी को सादर नमस्कार। भोपाल मैनेजमेंट एसोसिएशन एवं टीवी 27 न्यूज के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं निवेदन करता हूं ऑनरेबल प्रेसिडेंट बीएमए आदरणीय श्री सुनील भार्गव जी से कि कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करें। प्रेसिडेंट इलेक्ट बीएमए आदरणीय राजेश तिवारी जी, सेक्रेटरी बीएमए आदरणीय डॉक्टर आदित्य गुप्ता जी, चेयरपर्सन पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशन कमेटी श्री जी के शिब्बर जी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आज के गेस्ट स्पीकर आदरणीय रमेश शर्मा सर से कि कृपया आए और मंच पर स्थान ग्रहण करें। साथ ही निवेदन है आदरणीय डॉक्टर एसएन मालविया जी, एमडी टीवी 27 न्यूज से कि कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करें। साथ ही निवेदन है वाइस प्रेसिडेंट एंड कंसल्टिंग एडिटर टीवी 27 न्यूज आदरणीय उमेश गुप्ता सर की कृपया वे मंच पे आए। पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी से निवेदन है कि अपने स्थान पे खड़े हो राष्ट्रगान के लिए। राष्ट्रगान के पश्चात हम अपने कार्यक्रम को विधिवत शुरू करेंगे। कृपया अपने स्थान, थैंक यू सो मच, आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। मातृभूमि की आराधना के साथ हम शुरुआत करेंगे कार्यक्रम की हमने कार्यक्रम की। और अब मैं निवेदन करता हूं आदरणीय सुनील भार्गव सर, प्रेसिडेंट भोपाल मैनेजमेंट एसोसिएशन से, कि वे आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आदरणीय रमेश शर्मा जी का अभिनंदन करें। आप सभी लोग अपनी तालियों से आदरणीय स्पीकर का अभिनंदन कर सकते हैं। मैं निवेदन करता हूं प्रेसिडेंट इलेक्ट आदरणीय राजेश तिवारी सर से कि वे आदरणीय डॉक्टर एसएन मालविया जी का अभिनंदन करें पुष्पगुच्छ से। आप सभी अपनी तालियों से जोरदार करतब
मैं रिक्वेस्ट करूंगा आदरणीय जी के छिब्बर सर से कि वे आदरणीय उमेश गुप्ता जी का अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब स्वागत उद्बोधन के लिए निवेदन है आदरणीय सुनील भार्गव सर से, प्रेसिडेंट भोपाल मैनेजमेंट एसोसिएशन। नमस्कार। भोपाल मैनेजमेंट एसोसिएशन की ओर से मैं आज आप सभी का इस माह की जो हमारी स्पीकर मीटिंग है उसमें बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच आज रमेश शर्मा जी, जो कि बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं और 52 इयर्स से भी ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में काम कर चुके हैं, उसका अनुभव है, वो हमारे बीच मौजूद हैं एज ए गेस्ट स्पीकर ऑफ द इवनिंग। हम उनका बीएमए में बहुत स्वागत करते हैं। हमारे बीच कुछ गेस्ट ऑफ ऑनर भी हैं। हम मिस्टर एस.एन. मालवीय, जो कि यहाँ के एमडी हैं टीवी 27 न्यूज़ के, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे बीच श्री उमेश गुप्ता जी हैं, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं टीवी 27 न्यूज़ के, बीएमए की ओर से उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारी जो पीआर कमेटी के चेयर हैं श्री जी के छिब्बर साहब, उनके माध्यम से, और को चेयर श्री राजेश तिवारी जी, उनके माध्यम से ये मीटिंग हो रही है। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी लोग जो हमारे एस्टीम मेंबर्स हैं और स्पाउसेस हैं, कुछ गेस्ट हैं, कुछ नए मेंबर्स हैं, आप सबका भी आज की मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। हम रमेश शर्मा जी के लिए और जो हमारे गेस्ट हैं उनको बताना चाहूँगा कि भोपाल मैनेजमेंट एसोसिएशन is affiliated to All India Management Association for last about 18 years. और All India Management Association is the oldest association of India, which started in 1957 and working in the field of management. और उसके more than 37,000 members हैं। 67 LMAs are affiliated to All India Management Association. हमारी जो एसोसिएशन है वो आप समझें कि स्टूडेंट्स लेवल से लेके सीनियर सिटीजन्स तक के सब सोसाइटी के हर वर्ग के मेंबर्स हैं हमारे पास। उसमें चाहे इंडिविजुअल्स हों, प्रोफेशनल्स हों, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हों, कॉर्पोरेट्स हों, सारे मेंबर्स हैं और वी हैव अबाउट 600 मेंबर्स। तो मकसद यही रहता है कि जो बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं वो फॉलो हों, और हम कोशिश ये करते हैं कि हम अपने मेंबर्स सब हर माह मिलें और एक नॉलेज शेयरिंग के लिए गेस्ट स्पीकर हम इनवाइट करते हैं हर मीटिंग में, और साथ में एक फेलोशिप भी होती है। आज का जो टॉपिक है आपका रोल ऑफ मीडिया इन नेशन बिल्डिंग, दैट्स अ वेरी रेलेवेंट टॉपिक। आजकल जो हो रहा है, पर्टिकुलरली जैसे हम देख रहे हैं जो कलकत्ता में हुआ है, उसका मीडिया के थ्रू जो इम्पैक्ट सोसाइटी में गया है ऑल ओवर इंडिया, और पूरा एक सॉर्ट ऑफ मुहिम चली है, वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसका नोटिस मीडिया के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने भी लिया और उन्होंने भी अपने डायरेक्टिव्स दिए, तो ये इससे भी बड़ी बात है। तो आजकल हम देख रहे हैं कि मीडिया का जो रोल है सोसाइटी बिल्डिंग में और सोशल जो नॉर्म्स हैं वो फॉलो करने में, नॉलेज शेयरिंग में, एजुकेशन में बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा रोल है। तो ऑफ कोर्स कुछ मीडिया हाउसेस हैं जो कभी कभी कुछ ऐसी न्यूज़ भी दे देते हैं जिससे डिस्टर्बेंस भी होती है, पर वही एक आज का जो डिस्कशन है वो यही है कि हाउ द मीडिया कैन रियली वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी एंड वर्क फॉर द नेशन बिल्डिंग। तो हम आप लोगों से आज सब सुनना चाहेंगे, तो मैं अपने बात को यही समाप्त करता हूँ और आप सब लोगों का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू।
अब मैं आदरणीय रमेश शर्मा जी का परिचय पढ़ने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। डॉक्टर मनोज गौर, सदस्य भोपाल मैनेजमेंट एसोसिएशन के, वे आए और आदरणीय शर्मा जी का परिचय दें। आए हुए सभी अतिथियों का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं और भोपाल मैनेजमेंट एसोसिएशन को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, क्योंकि सर का अनुभव मेरे जो जीवन है, मेरा जो जीवन है उससे भी ज्यादा है, कार्य अनुभव। और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, जिसके बारे में हम जितनी बात करें कम, वो कहां से कहां आया है, शायद आपने उसको जीवंत देखा है सर। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए सर के बारे में बता दूं, एमए हिंदी साहित्य से, पत्रकारिता का अनुभव तो आप समझ चुके होंगे, 53 वर्ष, एक बहुत लंबा अनुभव। ट्रेनी से संपादकीय प्रभारी तक, मतलब बेस लेवल से टॉप लेवल तक का सर का अनुभव जो है वो है। और अपराध और राजनीतिक हर तरह का कवरेज सर ने किया है। राष्ट्रीय सहारा दिल्ली में सर रहे, मध्य प्रदेश ब्यूरो चीफ रहे, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक प्रभारी रहे, राजनीतिक संवाददाता दिल्ली, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ प्रभारी। इसके अलावा 2 न्यूज चैनल, वर्ल्ड न्यूज और डीएनएन में सर ने काम किया। सलाहकार संपादक रहे हैं यहाँ पे। पत्रकारों के अध्ययन के साथ विदेश यात्रा पश्चिम यूरोप के देशों की सर ने की है। तो इतना बृहद अनुभव आपका है सर। और सबसे बड़ी चीज, राज्य स्तरीय राष्ट्रीय एकता समिति मध्य प्रदेश शासन में आपको उपाध्यक्ष राज्य मंत्री दर्जा रहा 2018 तक। तो ये हम सबके लिए बड़े सम्मान की बात है। तो आइए स्वागत करें सर का तालियों की गड़गड़ाहट। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी करतल ध्वनि से अभिनंदन करने के लिए। और अब मैं बहुत ही विनम्रता और आदर के साथ आमंत्रित करना चाहता हूँ आदरणीय रमेश शर्मा जी से कि वे आए और आज का वक्तव्य जो है, व्याख्यान जो है, वो राष्ट्र निर्माण में मीडिया की भूमिका। तो जोरदार तालियां 50 वर्षों के अनुभव की जितनी बढ़िया की हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो मंच है, छिब्बर जी, तिवारी जी, भार्गव जी, मालवीय जी, गुप्ता जी, आदित्य जी और आप सब, तो स्वाभाविक रूप से ये बहुत अच्छा मंच है। और यहाँ मैं उपस्थिति भी देख रहा हूँ, वो भी शहर के गणमान्य और गौरवमयी नागरिकों की उपस्थिति है। और निश्चित रूप से मैं इसको अपना सौभाग्य मानूंगा कि आप सबके बीच में आकर के सबसे मिलने का अवसर मिला। ये विषय ऐसा है, पत्रकारिता और राष्ट्र, आप सब इस सारे विषय के सब जानकार हैं और पत्रकारिता को भी समझते हैं और समय को भी समझते हैं, देश को भी समझते हैं। फिर भी अपनी बात में 2-3 विषयों को लेकर के रखूंगा। पत्रकारिता को अगर आप भारत के इतिहास में देखेंगे तो वो 4 प्रकार की पत्रकारिता रही है। पहले क्रम में वो पत्रकार थे जो राष्ट्र के निर्माण में, स्वतंत्रता के आंदोलन में थे और उनको लगा कि जन जागृति के लिए, सामाजिक चेतना के लिए किसी न किसी समाचार पत्र की आवश्यकता है और समाचार पत्र उन्होंने निकाले। हमारे जो महानायक रहे हैं स्वतंत्रता आंदोलन के, उनमें शायद ही कोई ऐसा हो जिन्होंने अखबार ना निकाला हो। गांधी जी ने भी निकाला, नेहरू जी ने भी निकाला, लाजपत राय जी ने भी निकाला, लोकमान्य तिलक जी ने भी निकाला। और कुछ ऐसे समाचार पत्र भी रहे जो आज हमारे संज्ञान में नहीं है और जिन्होंने सबसे ज्यादा प्रताड़ना सही। मैं 2 समाचार पत्रों का नाम लेना चाहूंगा। एक कानपुर से निकलता था प्रताप अखबार में, प्रताप समाचार पत्र में ऐसा कोई संपादक नहीं है जो उसका गिरफ्तार ना हुआ। अंत में जो उन्होंने निकाला था कि हमको ऐसे संपादक की आवश्यकता है जो गिरफ्तार होने में कोई संकोच ना करे। इसी तरीके से इलाहाबाद से चांद पत्रिका निकलती थी, यद्यपि वो पत्रिका महिलाओं की थी, लेकिन उन्होंने 1928 में एक फांसी अंक निकाला और फांसी अंक में 1858 से लेकर के 1926 तक कितने लोगों को फांसी दी गई। और उन्होंने सबसे पहले वो 2 पेड़ हाईलाइट किए, जो नीम का पेड़ था इलाहाबाद का और एक इमली का पेड़ था। और 1857 की क्रांति में इन दोनों पेड़ों पर 458 लोगों को लटका करके अंग्रेजों ने प्राण लिए थे। पूरे देश में वो फांसी अंक जो है,
इस फांसी अंक के बाद उस पत्रिका के केवल संपादक नहीं बल्कि जितना स्टाफ था वो सारा का सारा गिरफ्तार हुआ। तो पत्रकारिता का एक वो क्रम था। फिर पत्रकारिता का दूसरा क्रम आया। उस क्रम में ऐसे लोग आए जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से तो स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने जो पत्रकारिता सीखी वो ऐसे लोगों से सीखी जो स्वतंत्रता आंदोलन में रहे हैं और कुछ सामाजिक आंदोलनों में भी रहे। दूसरी पत्रकारिता का क्रम ऐसा आया। तीसरी पत्रकारिता का क्रम ऐसा आया जिन्होंने स्वयं किसी आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया, थोड़ा सा पढ़ा, अनुभव लिया, वरिष्ठों से सीखा और पत्रकारिता आरंभ की। फिर एक चौथा क्रम आया जो आज है। बच्चे, आप सबके भी बच्चे होंगे, अगर बच्चे वो मैनेजमेंट में नहीं जा रहे हैं, आपका अपना काम नहीं संभाल रहे हैं, तो आप सोच रहे होंगे कहीं MBA कर ले, किसी अच्छी डिग्री कर ले, अच्छी कोचिंग कर ले और किसी अच्छे बड़े पैकेज पर चले जाएं। तो जिनको किसी अच्छे कोर्स में एडमिशन नहीं मिला उन्होंने पत्रकारिता का डिप्लोमा किया और पत्रकार हुए। आज जो क्रम हम देख रहे हैं वो एक चौथा क्रम इस प्रकार का है। तो स्वाभाविक रूप से पत्रकारिता में जो गिरावट आनी चाहिए थी वो है। एक दूसरा कहीं ना कहीं समय के साथ पत्रकारिता, जो उच्च स्तरीय पत्रकारिता थी, जो राष्ट्र की पत्रकारिता थी, जो सांस्कृतिक पत्रकारिता थी, उसने कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा के उपाय नहीं किए। और उसी का कारण है कि हम 1947 के पहले के कुछ समाचार पत्र देखें जो शुद्ध रूप से राष्ट्र के लिए काम करते थे, उनमें से कोई समाचार पत्र निकलता हुआ नहीं। जो समाचार अंग्रेजों के साथ रहे, जो समाचार पत्र अंग्रेजों के साथ उनके अनुसरण करते रहे, उनकी नीतियों का समर्थन करते रहे, वो समाचार पत्र आज भी निकल रहे हैं। इसमें कोई अपवाद नहीं है। हम सवेरे से शाम तक गांधी जी का नाम लेते हैं, गांधी जी का छपा हुआ रुपया हम उपयोग करते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं गांधी जी ने 3 अखबार निकाले, वो तीनों अखबार आज अस्तित्व में नहीं है। उन्होंने एक हरिजन निकाला, एक यंग इंडिया निकाला, वो अस्तित्व में आज नहीं है। लोकमान्य तिलक का अखबार अस्तित्व में आज नहीं है। प्रताप अखबार कहाँ चला गया कोई नहीं जानता। वो उदित मार्तंड कहाँ चला गया जो कलकत्ते से सबसे पहले जिसने हिंदी पत्रकारिता का स्थापना की, कोई नहीं जानता। तो ये हमको कहीं ना कहीं एक बात का संदेश तो मिलता ही है, वो समाचार पत्र हो या भारत राष्ट्र हो। भारत राष्ट्र की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा, वो पत्रकारिता हो, वो बिजनेस हो, वो कोई काम भी हो, उसमें हमको सबसे पहले तो अपने राष्ट्र को समझना और राष्ट्र का मूल क्या है उसको समझना। कितनी ऐसी चीज हमारे जीवन में होती है जिसका सत्य हम जानते हैं, लेकिन जब सामने आते हैं उस सत्य को स्वीकार नहीं करते। हमको सबसे पहले अगर पत्रकारिता राष्ट्र के लिए हो, बिजनेस भी यदि राष्ट्र के लिए हो, हमारे जीवन में भी अगर कुछ प्रतिशत राष्ट्र के लिए हो, तो हमको सबसे पहले तो अपने राष्ट्र को ही समझना है। वो रक्षा, पत्रकारिता की रक्षा करना हो, वो बिजनेस की रक्षा करना हो या वो राष्ट्र की रक्षा करना हो, उसको समय की बदलती परिस्थिति के अनुसार स्वयं की सुरक्षा करना आना चाहिए। जिस प्रकार अगर मौसम बदलता है तो बदलते मौसम में हम बरसात का भी प्रबंध करते हैं, गर्मी का के मौसम में गर्मी का प्रबंध करते हैं और सर्दी के मौसम में सर्दी का प्रबंध करते हैं। ठीक उसी प्रकार हमको अपने बिजनेस का भी प्रबंध करना और पत्रकारिता का भी प्रबंध करना। पत्रकारिता ने कहीं ना कहीं राष्ट्र के साथ चलने के लिए जो उस पर हमले होने वाले थे उसका प्रबंध नहीं किया, इसीलिए आज वो राष्ट्र की पत्रकारिता कहीं ना कहीं चली गई। तो राष्ट्र के साथ साथ हमको अपनी सुरक्षा का प्रबंध साथ करना, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका TV27 की है। वो एक मीडिया हाउस है, एक उभरता हुआ मीडिया हाउस है। कई मामले में मैं TV27 की कुछ चीजों को देखता हूँ, कुछ चीजों से कुछ अलग हट करके होती है। जो अगर अलग हट करके होंगी तो मान करके चलिए कि उस पर हमला जरूर होगा, और अगर हमला होगा तब आपकी स्थिति क्या बनेगी। तो भारत राष्ट्र के लिए पत्रकारिता करना हो तो सबसे पहले तो हमको भारत राष्ट्र के मूल को समझना होगा और इस बात पर हमको गर्व करना होगा। वो इतिहास क्या है भारत राष्ट्र का उसको समझना होगा। एक बात समझ लीजिए, भारत पर 4 प्रकार के आक्रमण हुए हैं। पहला आक्रमण वो आक्रमण था साम्राज्य के विस्तार के लिए, जिसमें डेफरिन का आक्रमण था, जिसमें सिकंदर का आक्रमण था, जिसमें हुणों का आक्रमण था, जिसमें कुषाणों का आक्रमण था। वो सारे के सारे आक्रमण ऐसे थे जो साम्राज्यवाद के विस्तार के लिए थे। उसमें से बहुत से लोग आए और कहीं ना कहीं उनको लगा कि भारत आखिर क्या है, तो वो यहीं पर रस गए, बस गए और यहाँ से विद्वान उन अपने यहाँ लेकर के चले गए। आपको सबसे पहले तो जो लोग भारत पर गर्व करना चाहते हैं, भारत राष्ट्र के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, उनको सबसे पहले तो इस बात को समझना होगा कि अगर हमको किसी ने विश्वगुरु कहा है तो वो क्या चीजें हैं जिसके कारण हम विश्वगुरु रहे हैं, वो क्या बात है जो पूरी दुनिया ने हमसे समझी है।
वो पत्रकारिता हो या जीवन का कोई अंग हो, हमको इस बात को समझना है। एक बात समझ लीजिए, वो हमको भले किसी कोई आज हमको खंडित करता हो, लेकिन आज पूरी दुनिया ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि दुनिया में जितनी भी भाषाएं चलती हैं, वो इंग्लिश हो सकती है, वो फ्रेंच हो सकती है, वो जर्मनी हो सकती है, वो अरबी हो सकती है, वो फारसी हो सकती है, इन सब की जन्मदाता संस्कृत है। संस्कृत की एक बेटी है अवेस्ता, अवेस्ता की बेटियां हैं अरबी और फारसी। संस्कृत की एक बेटी है लैटिन, लैटिन की बेटियां हैं इंग्लिश और फ्रेंच की बेटियां हैं। संस्कृत की एक बेटी है मैड्रिन, उसकी बेटी है चीनी। हमको सबसे पहले तो इस बात को समझना ही होगा कि पूरे संसार में यदि कहीं ज्ञान गया है तो वो भारत से गया है। इसका एक दूसरा उदाहरण देना चाहता हूँ। हम सब उदाहरण देते हैं समय के बाप के लिए। आप सब अंग्रेजी में कहते हैं कि 1 आवर बीत गया है, 2 आवर बीत गया है। जो लोग पंचांग को इस बात को समझते हैं, वो एक होरा नक्षत्र आता है, होरा पल आता है, 24 होरा के दिन, 24 होरा में दिन और रात होते हैं। अगर होरा शब्द, संस्कृत के होरा शब्द को हम रोमन में लिखेंगे तो स्पेलिंग आएगी उसके HOURA। वही स्पेलिंग तो उन्होंने आवर की बनाई हुई है, वो होरा की स्पेलिंग है। तो पूरी दुनिया ने हमसे होरा चुराया है और उसको उन्होंने आवर के रूप में स्थापित किया है। तो भारत राष्ट्र की आपको इस बात को समझना ही पड़ेगा। और दूसरा इस बात को समझना पड़ेगा, कहीं ना कहीं जो इतिहास अगर बताया जा रहा है तो सभ्यता का विकास कर्म अगर देखें तो आज आधुनिक वैज्ञानिक इस बात को स्वीकार करने लगे हैं कि सभ्यता का विकास अगर कहीं सबसे पहले हुआ है तो उन्होंने 3 स्थानों को चिन्हित किया है। पहला स्थान जो चिन्हित किया गया है वो मिस्र का चिन्हित किया गया है। दूसरा स्थान जो चिन्हित हुआ है वो अफ्रीका का चिन्हित हुआ है। और तीसरा जो स्थान चिन्हित हुआ है जहां पर हम आज बैठे हुए हैं, ये वो है जो अरावली, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतों के बिल्कुल मध्य में पड़ता है। ये दुनिया का वो विशिष्ट स्थान है जहाँ मौसम सब रहता है। जितनी गर्मी है उतनी ही बरसात है, और जितनी बरसात है उतनी ही सर्दी है। तो जीवन का अगर अंकुरण हुआ होगा तो वो यहाँ हुआ होगा। चाहे वो कुरुक्षेत्र की खुदाई हो, या वो मोहनजोदड़ो की खुदाई हो, या द्वारिका की खुदाई हो, या 8000 और 10,000 वर्ष की मानव सभ्यता के अंश निकले। तो सबसे पहले तो हमको इस बात को समझना होगा। एक बात और भारत की प्राचीनता और भारत के गर्व के बारे में उदाहरण देना चाहता हूँ। आज पूरी की पूरी दुनिया ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि संसार की सबसे पहले कोई लिखित पुस्तक हो सकती है तो वो ऋग्वेद है। और ऋग्वेद की जो प्रति उन्होंने सुरक्षित की है वो प्रति कोई भारत में मिली हुई प्रति नहीं है, वो मिस्र में मिली है जो संस्कृत में थी और जिसको यूएनओ में उन्होंने सुरक्षित रखा है। ऋग्वेद का अगर 10वां मंडल देखेंगे तो उसमें 10वें मंडल में जो ऋषि है वो औषधि से कह रहा है। 10वें मंडल का एक पूरा का पूरा सूक्त है, वो औषधि से बात कर रहा है और औषधि से बात करते हुए कह रहा है कि तुम मेरे शरीर में प्रभावित हो और मेरे शरीर को स्वस्थ करो। इसका अर्थ है कि ऋग्वेद का वो रचयिता, ऋग्वेद का वो ऋषि, वो इस बात को अच्छी तरीके से जानता था कि इसमें भी प्राण होते हैं, इसमें भी जीवन होते हैं और ये पौधा भी सुन सकता है। इस बात को आज 21वीं सदी के वैज्ञानिक ने, 20वीं सदी के वैज्ञानिक ने माना है। अगर भूगोल शब्द आया है वो ऋग्वेद में भूगोल शब्द आया है। और कल्पना कर सकते हैं, इटली का एक वैज्ञानिक हुआ है ब्रूनो, उसने अगर 7वीं शताब्दी में कहा कि धरती गोल है और वो सूर्य की परिक्रमा करती है, कल्पना कर सकते हैं उसको चौराहे पर लाकर के उसको दंड दिया गया था। उसको कहा गया था कि ये धर्म के विरुद्ध बातें करता है। यानी 7वीं शताब्दी तक जो लोग ये नहीं जानते थे कि धरती गोल है, वो सूर्य की परिक्रमा करती है, ये हमारे वैदिक ऋषि इस बात को जानते हैं। भारत के लिए अगर आपको काम करना है, राष्ट्र के लिए अगर आपको काम करना है, तो सबसे पहले तो राष्ट्र को समझना होगा और उन षड्यंत्रों को समझना होगा जिन षड्यंत्रों के कारण कभी विश्व गुरु रहा है देश, ये सोने की चिड़िया रहा है, ये दासों का दास कैसे हो गया। हम कई बार मुझे लगता है कि हम साधारण दास नहीं रहे, हम दासों के भी दास रहे। वो हमलावर चला गया था मोहम्मद गौरी और उसको वो अपने एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ बिठा गया था, हम उसके दास रहे, हम गुलाम के भी गुलाम रहे। ये स्थिति केवल इसलिए रही कि हमने अपनी सुरक्षा के प्रबंध नहीं किए। तो मैं समझता हूँ सुरक्षा के प्रबंध का जो संकेत कहीं ना कहीं राष्ट्र से मिलता है, जो पत्रकारिता से मिलता है, वो कहीं ना कहीं बिजनेस की सुरक्षा, उसकी कंपटीशन कैसा है, उस कंपटीशन में भी आपको उस बात को ध्यान रखना होगा, उसकी सुरक्षा, उसको आगे बढ़ने के लिए ध्यान रखना होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात जिसकी आप पत्रकारिता की बात कर रहे हैं, पत्रकारिता में 2 शब्द आते हैं, एक संवाददाता शब्द आता है और एक पत्रकार शब्द आता है। दोनों में थोड़ा सा अंतर आता है। संवाद क्या होता है? संवाद कहा गया है सम और वाद, जब 2 लोग एक संदेश कहीं जाता है उसको संवाद कहा गया है। सृष्टि के पहले संवाददाता नारद जी को माना है।
नारद जी की अगर आप संवाददाता देखेंगे, नारद जी की पत्रकारिता देखेंगे, तो वो राष्ट्र और संस्कृति और सत्य के लिए समर्पित रही है। उनका कहीं ना कहीं कोई स्थान ऐसा रहा है, वो असुरों के बीच में भी जा सकते थे, यद्यपि वो देव कार्य के लिए सक्रिय रहते थे, लेकिन यदि असुरों के बीच भी चले जाए तो उनको पर्याप्त सम्मान मिलता था। तो नारद जी की पत्रकारिता से, पत्रकारिता में जो लोग काम कर रहे हैं, उनको पहला संदेश तो यही है कि वो अपने व्यक्तित्व को, अपने कर्तृत्व को, अपनी मेधा को, अपनी प्रज्ञा शक्ति को कुछ पुरस्कार विकसित करें। वो किसी भी सभा में चले जाएं, उनको समान रूप से सम्मान मिलना चाहिए। एक संवाददाता। फिर पत्रकारिता, पत्र का आकार देना। संवाद को जब एक पत्र के रूप में आकार देते हैं, समाचार को अगर पूर्ण बनाते हैं, तब वो बनता है, उसको हमने पत्रकार कहा गया है। फिर तीसरी प्रक्रिया इसके संपादन के कार्य की होती है। तो मुझे कई बार लगता है कि पत्रकारिता किस प्रकार हो सकती है। मैं पत्रकार को इस दुनिया का आदमी नहीं मानता, मैं पत्रकार को मानता हूँ वो कहीं दूसरी जगह से आया है। कई बार पत्रकारिता के इतिहास में ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं कि उन्होंने सुना कुछ नहीं, केवल हल्का सा एक हलकत देखी है, उस आधार पर उन्होंने खबरें बनाई हैं। इस आधार पर मैंने भी अपने जीवन में एक आध खबर बनाई है। लेकिन मैं दुर्गादास जी का एक उदाहरण देना चाहता हूँ। ये सेकंड वर्ल्ड वॉर की बात थी, गांधी जी और इरविन के बीच में बातचीत चल रही थी, और चूंकि अंग्रेज ये चाहते थे कि भारत के लोग सेकंड वर्ल्ड वॉर में उनको सपोर्ट करें, उसके लिए मुस्लिम लीग और भारत की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो अंग्रेजों को समर्थन करने तैयार हो गई थी, लेकिन कांग्रेस समर्थन के लिए तैयार नहीं थी। तो अंतिम जो बातचीत हुई वो गांधी जी से हुई, तो उसमें ये तय हुआ कि इस बातचीत का विवरण पत्रकारिता को दिया, किसी को, अखबारों को, समाचार पत्रों को, पत्रकारों को दिया नहीं जाएगा। वो बातचीत 3 दिन चली। अंतिम दिन ऐसा हुआ, गांधी जी इरविन बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे, वो बातचीत करके वो बातचीत खत्म हो गई, दोनों प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने घर चले गए। वो दुर्गादास जी ने खबर फ्लैश कर दी कि गांधी जी इरविन के बीच में समझौता हो गया है और कांग्रेस अब अंग्रेजों को समर्थन देने के लिए तैयार है, और इसके बदले में अंग्रेज उनको मानव अधिकार के अधिकार देंगे। ये उन्होंने खबर फ्लैश कर दी। अंग्रेजों को ये लगा कि इन्होंने ये लीक गांधी जी ने खबर कर दी, और यही कारण था कि जो 1942 का जब उसके बाद आंदोलन शुरू हुआ, तो उसमें जो अंग्रेजों ने सख्ती की भारत में, उसके पीछे उनको गांधी जी पर यही गुस्सा थी कि उन्होंने वो खबर लीक कर दी। कैसे आखिर मीडिया को दे दी? हम अगर देते तो सबसे पहले तो लंदन के मीडिया को देते। ये एक लंबा घटनाक्रम है, उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन जब दुर्गादास जी ने डायरी लिखी, आप कल्पना कर सकते हैं दुर्गादास जी ने इतनी बड़ी खबर कैसे उसको लीक किया था, कैसे फ्लैश किया था। जब उन्होंने कहा कि जब बातचीत अंतिम दौर में हुई, तो बाहर से अंदर से एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया, और उन में जो लिखाई होती थी एक विशेष प्रकार की कलम से शाही में डोब करके होती थी, और एक शाही शोक पेपर आता था और उसको रखा जाता था ताकि वो शाही शोक ले। तो वो अंदर शाही शोक पेपर लेकर गया था। तो उन्होंने ये देखा, और उसके बाद गांधी जी बड़ी प्रसन्नता से निकले और उनका हाथ इरविन के कंधे पर रखा हुआ था। तो दुर्गादास जी ने अपनी डायरी में लिखा कि मुझे लगा कि अगर शाही शोक पेपर अंदर गया है तो इसका मतलब लिखा पड़ी हुई है। और जिस प्रकार गांधी जी प्रसन्नता के साथ निकले हैं, तो चूंकि दुर्गादास जी ये जानते थे कि कांग्रेस अगर कंप्रोमाइज कर सकती है तो किस सीमा तक नीचे उतर सकती है। कांग्रेस यद्यपि स्वतंत्रता की मांग कर रही थी, लेकिन गांधी जी का मन में एक भाव ये रहा कि स्वतंत्रता अगर ना दे और नागरिक अधिकार अगर हमको मिल जाते हैं तो वो सेकंड वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट करने को तैयार हो जाएंगे, और उस पर वो तैयार हो गए। और कुल मिलाकर के उन्होंने लिखा कि नागरिक अधिकारों पर बात हुई। उसके बाद फिर लोकल असेंबलियों के समझौते के तहत चुनाव हुए। तो ये कल्पना कर सकते हैं, देख करके किस प्रकार आप खबर बना सकते हैं। ये पत्रकारिता से एक हमको उदाहरण मिलता है। इस आधार पर मैंने एक भी खबर बनाई थी, संक्षेप में उसे एक छोटा सा विवरण देता हूँ। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री हुआ करते थे मोतीलाल जी वोरा। तो एक बार वो लाल परेड पर बैठ करके एक मैच देख रहे थे। मेरे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार थे, दाऊलाल जी साकी, आप लोगों में से बहुत लोग जानते होंगे उनको। तो वो हम दोनों गए और उनके पास जाकर के बैठ गए। इसी बीच में राजभवन से एक मैसेज आया, एक पर्ची लेकर के आया। उन दोनों चूंकि मोबाइल का जमाना नहीं था, वोरा जी ने वो पर्ची पढ़ी और थोड़ा सा असहज हुए वो पर्ची पढ़ करके, और 5-7 मिनट बाद उठ करके राजभवन चले गए। राजभवन गए तो मुझसे साकी जी ने कहा कि रमेश कुछ खबर तो है। तो हम दोनों जने चुपचाप उठे और राजभवन में जाने का प्रयास किया, तो वहां जा नहीं पाए। तो हम लोग सीएम हाउस चले गए। वो दौर जरा ऐसा था कि भगवान जी की कृपा से, अपने पिताजी के चरणों के आशीर्वाद से कहीं भी अंदर तक भी चले जाते थे। तो जहाँ बोरा जी आकर के बैठते थे, हम लोग पहले दोनों जने वही जाकर के बैठे। बोरा जी थोड़ी देर बाद आए, वो सामने की कुर्सी पर बैठे।
और अचानक कोई लगातार 2-3 बार किसी ने फोन लगाया, तो उन्होंने कहा कि देखते हैं देखते हैं देखते हैं। तो उनका कि हाँ, और फिर उन्होंने कहा जो थे, क्योंकि हम लोग जो बैठे हुए थे तो वो खुल करके तो बात कर नहीं सकते थे, हम दोनों जने उठे और मैंने आकर खबर बनाई कि बोरा जी का इस्तीफा होना तय और अर्जुन सिंह पुनः मुख्यमंत्री होंगे। तो मैंने उनको जो 3 वाक्य थे कि हाँ, अगले ने पूछा होगा क्या आपने वाकई रिजाइन कर दिया है, क्या आपने वाकई रिजाइन कर दिया, तो उन्होंने कहा कि हाँ। अब कौन आता है, तो पहली बार उन्होंने कहा जो देखते हैं, और फिर उन्होंने कहा जो थे, तो इनका अर्जुन सिंह थे। वो मैंने वो खबर फ्लैश कर दी, फिर मेरा ही अखबार था जो सबसे बड़ी खबर इसमें फ्लैश हुई। तो कहने का अर्थ है पत्रकारिता क्या है, पत्रकारों को एक बात और पत्रकारिता को ध्यान में रखना चाहिए कि कई बार हम जीवन में किस तरह का जीते हैं वो जी सकते हैं, लेकिन जो सत्य है उस सत्य को मन के अंदर संभालना चाहिए। जो दासत्व होता है, कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने जो षड्यंत्र हम पर किया था, एक विशेष प्रकार की दिशा में हमको देखने के लिए विवश कर दिया था, हम दाएं बाएं देख नहीं पा रहे थे। मैं सबसे पहले तो ये यहाँ क्योंकि सारे के सारे वरिष्ठ नागरिक बैठे हैं, पत्रकारिता के लोग इसमें कम हैं, तो सारे वरिष्ठ नागरिकों से यही कहना चाहता हूँ, और टीवी 27 के सारे जो अधिकारी यहाँ पर हैं, संपादक जी यहाँ पर हैं, उनसे कहना चाहता हूँ, खबर में कहीं ना कहीं इस प्रकार बनना चाहिए। खबर जो समाज चल रहा है, समाज जीवन चल रहा है, उससे तो आप हट नहीं सकते, लेकिन उसका जो सत्य है उस सत्य को आपको सामने रखना ही चाहिए। कौन व्यक्ति है जो भ्रमित कर रहा है? छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ, वो अंग्रेजों की नीति थी डिवाइड एंड रूल, देश को बांटो और राज करो, वो खुल करके करते थे। लेकिन आज कहीं ना कहीं अगर कोई इस बात को कर रहा है तो हमको भारत और राष्ट्र का एकत्व क्या है उसकी तरफ कहीं ना कहीं एक खबर जरूर जाना चाहिए। वो 24 घंटे की चैनल हमारा चलता है, विशेषकर अगला जमाना जो आने वाला है, तो जो डिजिटल का आने वाला है, तो एक खबर कहीं ना कहीं सत्य की चलना चाहिए। ये डिवाइड एंड रूल पर एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। इन दिनों बहुत शोर चल रहा है राजनीति का, जो लोग जिस राजनीतिक दल से जुड़े हैं वो उसमें जुड़े रहे, लेकिन जिसको जिनको वोट देना है उसमें खुद भी वोट कर रहे हैं और अपने मित्रों को वोट कर रहा है, लेकिन अपने घर में अपने बच्चों के साथ, अपने परिजनों के साथ एक वातावरण जरूर बनाए कि जीवन का सत्य क्या है, राष्ट्र का सत्य क्या है। ये जो इस समय व्यवस्था चल रही है, आप जानते हैं हमारे यहाँ व्यवस्था क्या है? हमारे यहाँ जितने लोग भी हैं वो सब ऋषियों की संतान है, ऋषियों के अलावा कोई नहीं आया। कई बार तो मैं मजाक में कहता हूँ कि वो होंगे बंदरों की संतान, हम तो सारे के सारे ऋषियों की संतान हैं। और अगर वो बंदरों की संतान भी हैं तो वो हनुमान जी उनके पूर्वज होंगे, कहीं ना कहीं वो हमसे दूर नहीं है। मैं कई बार हास प्रयास में कहता हूँ, लेकिन एक बात समझ लीजिए, इस समय बहुत एक बड़ी कड़वाहट भरे वाक्य एक सज्जन आ रहे हैं और वो अपना नाम लिखते हैं चंद्रशेखर आजाद रावण। टीवी की डिबेट में आपने उनको देखा होगा। अब अगर रावण को पूछे तो रावण था कौन? रावण ऋषि का पुत्र था, उत्तम कुल पुलस्त्य नाती, तो वो अच्छे कुल में जन्मा है, पुलस्त्य ऋषि का नाती था। उसी का ही भाई है कुबेर, जिसकी हम दीपावली पर पूजन करते हैं। अगर हमारे यहाँ जन्म के आधार पर श्रेष्ठता होती तो या तो रावण के भी पूजन हो रही होती या फिर कुबेर के भी पुतले जल रहे होते। दोनों भाई हैं, एक पिता की संतान है, एक की दिवाली पर पूजन कर रहे हैं, दूसरे के हम दशहरे पर पुतले जला रहे हैं। अगर हमारे यहाँ भेद होता, क्योंकि जन्म के आधार पर हम हिरण्याकश्यप को इनमें से कोई, आप में से कोई अच्छा नहीं कहता होगा, लेकिन उसी का लड़का है प्रहलाद। कितने लोगों ने अपने बच्चे का नाम प्रहलाद रख रखा है। तो हमारे यहाँ जो व्यवस्था रही है वो गुण और कर्म की व्यवस्था रही है, सम्मान रहा है तो गुण और कर्म का सम्मान रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हमको समझना चाहिए। जो 7 जातियों का वर्णन आता है, आप कल्पना कर सकते हैं भारतीय परंपरा में जो 7 जातियों का वर्णन आता है वो कौन सी है? एक पशु है, एक मनुष्य है, एक किन्नर है, एक यक्ष है, एक गंधर्व है, एक देव है और एक दैत्य है। वो जातियों का वर्णन आता है। ये जो आज हम देख रहे हैं ये गुण और कर्म के आधार का विभाजन है। वो आपको बांटना चाहते हैं, आपको विभाजित करना चाहते हैं, उससे आपको दूर रहना। यहाँ जितने लोग भी बैठे हुए हैं इनमें से कोई भी एक ऐसा नहीं होगा जिसने जब जन्म लिया होगा तो सबसे पहले उसकी माँ ने या दादी ने, मौसी ने, बुआ ने उसका सूरत देखी होगी। एक खास वर्ग की महिला होगी, उसने उठा के उस बच्चे को, उस माँ को दिखाया होगा ये तुम्हारा बेटा ये है। तो ये भारतीय परंपरा, इस श्रेष्ठता की, विश्वत्व की परंपरा रही है, विज्ञान की परंपरा रही है, ज्ञान की परंपरा रही है। तो मैं जो बता रहा था कि जो पहला जो हमला हुआ है वो पहला हमला साम्राज्यवाद के विस्तार के लिए हमला हुआ है। फिर जो दूसरा जो विस्तार हुआ है वो कहीं ना कहीं यहाँ से संपत्ति को ले जाने के लिए हमला हुआ है। फिर जो तीसरा हमला हुआ है वो भारत के रूपांतरण का हमला हुआ है। बलपूर्वक जिस तरीके से भारत को बदल सकते हैं वैसा हमला हुआ है। और फिर वो चौथा हमला अंग्रेजों का हुआ है,
वो हमारे स्वत्व को मारने का हमला हुआ है। अब अंग्रेजों को गए हुए 77 वर्ष हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपना भीतर का सत्व क्या है, दासत्व शरीर से आरंभ होता है और स्वत्व आत्मा की चेतना से आरंभ होता है। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति ऐसा आता है जो मुझसे कहता है और मुझे 4 डंडे लगा के कहता है कि मेरे जूते को सिर पर रखो, मैं मन में तो उसको गाली दूंगा, लेकिन शरीर की जो पीड़ा है, शरीर की पीड़ा बचाने के लिए मैं उसके जूते सिर पर उठा करके रख लूंगा। ये दासत्व की पहली स्टेज है। दासत्व की दूसरी स्टेज है, कई दिनों तक जब मैं ये करते ही रहूंगा तो मैं मन में सोचूंगा कि उसके आने का टाइम हो गया है, तो मैं पहले से जूते रख लूं, नहीं तो वो उठा के डंडे मारेगा। मैंने मन से स्वीकार नहीं किया है, लेकिन शरीर की मार को बचाने के लिए 5 मिनट पहले ही मैंने शरीर के जूते सिर पर रख लिए। फिर अभी ये दूसरी किस्म की दासत्व है। फिर दासत्व का तीसरा कांड आता है कि वो जैसे सवेरे हुआ, वो शाम हुई, मुझे लगा कि वो बड़ा प्रसन्न होता है जूते सिर पर रखने से, तो मैं जूते को सिर पर रख करके घूमूं, हो सकता है वो मुझे गुलाब जामुन खिला दे। ये तीसरी स्टेज है। लेकिन चौथी स्टेज जानते क्या होती है? वो मर गया, वो चला गया, पता नहीं 77 साल हो गए उसको गए हुए, मैं आज भी उसके जूते सर पर रख करके घूमूं। वो मेरा स्वामी था, इस अलमारी में जूते रखता था, इस तरीके से मैं चलता था। तो ये कोई बच्चा अगर जूतों की तरफ देखे तो मैं उसको क्या कहूँ कि नहीं, इस जूते को हाथ नहीं लगा। इसको आत्मा का असर है। वो चले गए। वो आप देखिए कि आपको किस प्रकार उन्होंने भ्रमित किया है। मैं यहाँ बैठे हुए लोगों से अगर पूछूं कि शताब्दी का महानायक कौन है, आप कल्पना कर सकते हैं शताब्दी के महानायक में एक ऐसे व्यक्ति का चेहरा आपके ध्यान में जाएगा जिसने जिंदगी भर केवल नाचा है, गाया है और थप्पड़ी बजाई है। शताब्दी का महानायक अगर कोई वो व्यक्ति हो सकता है जो 12, 14 साल, 13 साल की उम्र में पेट्रोल फिलर के रूप में जिंदगी शुरू करता है और जब वो मरता है तो 66,000 करोड़ की संपत्ति को छोड़ करके मरता है। शताब्दी का नायक वो हो सकता है। तो कुल मिलाकर के जो शून्य से जिंदगी आरंभ करके सृष्टि करता है, जो जीवन का निर्माण करता है, जो कितने लोगों को जो जिंदगी देता है, वो शताब्दी का नायक होता है। क्या कोई नाचने और गाने वाला व्यक्ति शताब्दी का नायक हो सकता है? आप अपने बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं? शताब्दी का नायक अगर हो सकता है तो वो सुभाष चंद्र बोस हो सकता है। सुभाष चंद्र बोस का जीवन देख लीजिए। शताब्दी का नायक कोई हो सकता है तो विवेकानंद हो सकता है। विवेकानंद के जीवन में एक क्षण ऐसा भी आया है कि अगर एक टाइम का भोजन था तो विवेकानंद स्वयं नहीं करते थे, माँ को कहते थे कि माँ मुझे खाने जाना है, ये भोजन तू कर ले। कुछ ऐसी थी कि परिस्थिति ऐसी आ गई। ये लोग शताब्दी के नायक हो सकते हैं। नाचने गाने वाला व्यक्ति शताब्दी का नायक नहीं हो सकता। तो कुल मिलाकर के वो कौन लोग हैं, जो कितने ऐसे लोग हैं। कई बार मैं एक बच्ची का नाम लेता हूँ, ये 2010 या 2012 की बात है। उसने मध्य प्रदेश में 10th बोर्ड को में टॉप किया है। वो बच्ची कल्पना कर सकते हैं, उसके पिता घर में बीमार था, माँ झाड़ू पोछे बर्तन का काम करती थी और अंत में कोई ट्यूशन उसकी नहीं लगी हुई थी, वो पिता की सेवा भी करती थी। उसने 10th बोर्ड टॉप किया था। एक लड़की थी जो रेलवे में जा रही थी, कहीं जा रही थी, उसको गुंडों ने छेड़ा, झगड़ा हुआ, उसको नीचे ट्रेन में उतार करके फेंक दिया था। उसके दोनों पैर चले गए और हिमालय पर वो गई है और उसका नाम है 2014 या 13 की बात है, नाम इस समय भूल रहा हूँ। नायक हो सकते हैं तो ये लोग शताब्दी के नायक हो सकते हैं। अपने बच्चों को, जो लोग इतिहास बनाते हैं, जो लोग वक्त का मुंह मोड़ देते हैं, जो लोग उगते हुए सूरज से जो लोग बात कर सकते हैं, अपने बच्चों को उनसे परिचित कराइए। यहाँ अगर आप व्यापार में बैठे हैं, देख लीजिए कौन लोग हैं व्यापार, जिन्होंने शून्य से व्यापार शुरू किया था और शून्य से व्यापार शुरू करके जो टॉप पर गए हैं। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने किसी गांव में पत्रकारिता शुरू की और पत्रकारिता शुरू करके आकर के भोपाल में एक बड़ा अखबार निकाला और एक समय एक जमाने में बड़ा अखबार रहा। वो देख लीजिए, वो दादा आया करते थे MDS मसाले के, पार्टीशन के समय 12 वर्ष की उम्र में आए और ताना धोकर के उन्होंने जिंदगी शुरू की। आज उनका मसाला एशिया के सबसे बड़े हैं। अपने बच्चों को ऐसे नायकों से परिचय कराइए, ऐसी किताबों से परिचय कराइए। उनको उन लोगों से दूर रखिए जो नीलाम होते हैं, पैसा के आधार पर पैसों के लिए खेलते हैं। अगर हमारे यहाँ कल्पना कर सकते हैं, 2 बात कहकर के मैं बात को खत्म करूंगा, है ना, 2 बात और उदाहरण दूंगा। आप भारत के खेल देख लीजिए। भारत में जो लोग गांव से भारत से परिचित हैं, तो 2 खेल खिलाए जाते थे। लड़कियों को चपेटा खिलाया जाता था और लड़के कबड्डी खेला करते थे। आप कल्पना कर सकते हैं चपेटे के खेल की विशेषता क्या है, वो लड़कियों को क्यों खिलाया जाता था और कबड्डी लड़के को क्यों खिलाया जाता था। पुरुष की जो आई होती है, पुरुष के जो विजन होता है, वो 60 डिग्री का विजन होता है। मैं अगर आपको यहाँ देख रहा हूँ तो मैं यों और यों के अलावा केवल 60 डिग्री से बाहर नहीं देख सकता। महिला का जो विजन होता है, महिला का विजन 100 डिग्री का होता है। वो सामने अगर देख रही है तो उसको 100 डिग्री का दिखता है। कई बार पत्नियां चुपचाप भोजन ले रही होती हैं, पति किस महिला से बात कर रहा होता है वो तुरंत देख लेती है। वो घर आकर पूछेगी कि वो कौन थी जिससे तुम बात कर रहे थे, क्योंकि उसका विजन 100 डिग्री का होता है। तो चपेटा जब दिया गया
तो एक चपेटा उसके हाथ में है, दूसरा आसमान में है, वो तीसरा हवा में है। इस तरीके से वो 4-6 चपेटों को, यानी वो एक साथ में हाथ के चपेटे को भी देखती थी, उसके चपेटे को भी देखती थी। तो कुल मिलाकर के उसकी जो आई दृष्टि है, उसकी आंखों की शक्ति है, उस आंखों की शक्ति को विस्तार किया जा सके, इसलिए हमारे यहाँ लड़कियों को, महिलाओं को चपेटा खिलाने का सिलसिला शुरू किया, पुरुष को कबड्डी खिलाने का सिलसिला शुरू किया। जब जाता है एक व्यक्ति कबड्डी देते हुए, वो चुपचाप नहीं जाता है, वो बोलता हुआ जाता है। आप कल्पना कर सकते हैं, इससे श्वास जो होती है, श्वास कंट्रोल होती है, इससे फेफड़े मजबूत होते हैं। बोलते हुए जाना, और बोलते हुए केवल जाना नहीं है, बल्कि अपने बचने के लिए संघर्ष करना। और वो 3 लोग उसको 4 लोग मिलकर के पकड़ते हैं, तो बचने के लिए संघर्ष करना, वो भी एक ही सांस में 4 लोगों को पराजित करके लौटना। आप कल्पना कर सकते हैं, ये आत्मबल बढ़ाने के लिए, शरीर का बल बढ़ाने के लिए, स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए कितना अच्छा खेल है। वो 4 लोग इसको तब पकड़ पाएंगे जब उसमें तालमेल होगा। तो अगर शत्रु को पकड़ना है तो आप में तालमेल कैसा है, शत्रु संख्या में अधिक है, उससे बच के कैसे आना है, ये मनोविज्ञान इस कबड्डी का था। तो कुल मिलाकर के भारत का जो स्वप्न है, हमारे यहाँ जो एक एक चीज है, एक एक चीज में कुछ ना कुछ संदेश है, उसको समझने की कोशिश करिए। अभी कुछ दिन पहले आपने कृष्ण जी की जन्माष्टमी मनाई होगी। कल्पना कर सकते हैं, कृष्ण ने जन्म कहाँ लिया था? जेल में कृष्ण ने जन्म लिया था। जेल की खबरें आप अखबार में पढ़ते होंगे कि एक महिला अगर जेल में कोई कैदी महिला देती है, डिलीवरी होती है, तो सारे सुरक्षा प्रहरी जाते हैं और उसको अस्पताल लेकर के जाते हैं। लेकिन कृष्ण के साथ ऐसा नहीं था। सुरक्षा प्रहरी इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि बच्चा कब जन्म ले और कब उसको मार डाले। इन विषमताओं के बीच में एक बालक जन्म लेता है। आप जल संरक्षण का देखिए, अगर कोई कालिया नामक व्यक्ति जल प्रदूषण फैला रहा है तो उसको उन्होंने वहां से हटाया है। पर्वत का देख लीजिए, पर्वत की गोवर्धन की पूजा करना, इन्हें पर्यावरण की सुरक्षा है। आज हजारों नुकसान करने के बाद पूरी दुनिया इस बात पर जा रही है कि हमको जल की सुरक्षा करना, जल है तो जीवन है, और पर्वत की सुरक्षा करना। कृष्ण ने आपको कितने दिन पहले सुना दिया था। एक उदाहरण दे करके मैं बात को खत्म करता हूँ। मैं गांव में जन्म लिया था। गांव में जन्म लिया था तो मेरी दादी, मेरी माँ मुझसे कहा करती थी, कहीं मैं बाहर जाता था, कि किसी से 5 हाथ दूर से बात करना, हाथ जोड़ के नमस्ते करना, किसी से चिपटना नहीं है। बाहर से आओ, हाथ पैर धो करके भीतर घुसो, बाहर के कपड़े बाहर रखो, ये मुझे समझाया करती थी। और मैं जब बड़ा हुआ, स्कूल जाने लगा, कॉलेज जाने लगा, तो मुझे लगा कि उनका सोच जो है कितना खराब था, मुझे 2 लोगों से दूर करती थी। लेकिन 2020 में जब देश में कोरोना आया, पूरी दुनिया अनुभव आया। अनुभव के बाद जो फार्मूला मेरी दादी मुझे बताती थी कि 2 हाथ दूर से, 5 हाथ दूर से बात करो, हाथ जोड़ के नमस्ते करो, बाहर के कपड़े बाहर रखो, मुंह हाथ धोकर वो भीतर रखो, मुझे लगा कि विज्ञान का कितना ज्ञाता मेरे पूर्वज रहे हैं। उनको पता था कोरोना से अगर बचाव का कोई उपाय था, वो वही उपाय था जो मेरी दादी ने मुझे बताया था। अपने स्वत पर लौटिए, बड़ों के पास बैठिए, बच्चों को बड़ों के पास आपने अपने 50 वर्षों के अनुभव कलश से जो अमृत की बूंदें छलकाई, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं उनमें से कुछ बूंदों को समेट पाया। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पत्रकारिता भी खुश होती होगी कि उनको आपके जैसा बेटा मिला है। एक बार जोरदार तालियां। सर, एक बात और जो पिछले 22 सालों से मुझे समझ में नहीं आई थी, वो अभी पीछे बैठ के पता पड़ गई। 22 वर्ष पहले मेरा विवाह हुआ था, आज पता पड़ा कि वाइफ को सारी बातें कैसे पता पड़ जाती है। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धारा प्रवाह, अगर समय की मर्यादा ना होती तो हम इस सेशन को कई लंबे समय तक सुन सकते थे। एक बार मन से बहुत जोरदार तालियां आदरणीय। थैंक यू सो वेरी मच। अब मैं बड़े सम्मान से आमंत्रित करना चाहता हूँ आदरणीय उमेश गुप्ता सर को। आदरणीय उमेश गुप्ता जी वाइस प्रेसिडेंट एवं कंसल्टिंग एडिटर हैं टीवी 27 न्यूज के। आपसे निवेदन है कि आप आए व्याख्यान के लिए एवं एक वृत्त चित्र के प्रदर्शन के लिए। आदरणीय गुप्ता जी। थैंक यू सर, बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन भोपाल मैनेजमेंट एसोसिएशन का, सम्माननीय मंचासीन सभी पदाधिकारियों का, आप जैसे वरिष्ठ श्रेष्ठ गणमान्य भोपाल मैनेजमेंट एसोसिएशन के सदस्यों का, नागरिकों का। और मैं समझता हूं कि यह एक
प्राइड मोमेंट है TV27 के लिए कि हम आपके साथ साझा कर रहे हैं एक समय, एक बहुमूल्य समय, जो एक यादगार लम्हों के रूप में जाना जाएगा। लेकिन इन सब चीजों के बीच में जब यह डिस्कशन हो रहा था कि हमें एक प्रोग्राम करना है आप लोगों के साथ, तो निश्चित रूप से विषय क्या होना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्या उद्देश्य होना चाहिए, उसका एंड रिजल्ट क्या होगा, ये बहुत सारी चीजें चिंतन मंथन में चल रही थी। TV27 ने एक मुहिम लिया है अपने हाथ में, रमेश सर जैसे गणमान्य, रमेश सर जैसे अनुभवी लोगों के मार्गदर्शन में, कि रोल ऑफ मीडिया इन नेशन बिल्डिंग पे हम बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, जन जागरूकता करना चाहते हैं और उस पर बहुत सारे स्टेप बाय स्टेप हम प्रोग्राम करना चाहते हैं। अभी रिसेंटली मैं बताना चाहूंगा कि अभी माखनलाल पत्रकारिता यूनिवर्सिटी, जो एशिया का सबसे पुराना, एशिया का प्रथम और भारत का सबसे पुराना पत्रकारिता विश्वविद्यालय है, पिछले माह हम लोगों ने TV27 के 100 से ज्यादा पत्रकारों के साथ रोल ऑफ मीडिया इन नेशन बिल्डिंग पे एक प्रोग्राम किया, जिसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम रहा, बदलती हुई पत्रकारिता पे काम रहा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे रहा, लेक्चर्स रहे और कुलगुरु के बहुत अच्छे उद्बोधन भी रहे, जिससे लोगों ने सीखा, समझा और अपने काम को नई धार दी, नई दिशा दी। आज यह द्वितीय चरण पे हम आप जैसे वरिष्ठ, आप जैसे अनुभवी, आप जैसे महत्वपूर्ण लोगों के सामने हैं रोल ऑफ मीडिया इन नेशन बिल्डिंग पे परिचर्चा करने के लिए। हम सभी ने रमेश सर को सुना है और निश्चित रूप से उनकी बातें कहीं भी ऐसी नहीं है जो सत्य की कसौटी पे खरी नहीं उतरती। अभी हम आगामी अक्टूबर माह में बहुत ही बड़ा प्रोग्राम करने का प्लान कर रहे हैं सर के मार्गदर्शन में और वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन में। आप सब लोगों का आशीर्वाद मैं चाहूंगा कि हम मध्य प्रदेश के सभी वरिष्ठ पत्रकारों के साथ रोल ऑफ मीडिया इन नेशन बिल्डिंग पे एक बड़ा प्रोग्राम करने का TV27 ने ऐसा संकल्प लिया है। आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो जरूर से हमें सफलता प्राप्त होगी। मैं अपनी बात को ज्यादा नहीं रखना चाहूंगा, हमारे बीच में आप जैसे प्रबुद्ध लोग हैं कहने सुनने के लिए। अपनी बात को विराम करूं उसके पहले एक हमारी टीम ने बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनाई है, मैं चाहूंगा कि उसके साथ हम साझा करें, उस डॉक्यूमेंट्री को देखें जो रोल ऑफ मीडिया इन नेशन बिल्डिंग और पत्रकारिता क्या है, पत्रकारों का संघर्ष क्या है, उस पर एक छोटा सा प्रकाश डाल पाएगी। हमारे आसपास हो या छोटे बड़े शहरों में, अलग अलग राज्यों में या फिर देशों दुनिया में क्या हो रहा है, इसकी जानकारी हमें पत्रकारिता यानी कि जर्नलिज्म के कारण ही मिलती है। हम पत्रकारिता के कारण ही देशों दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से, घटनाओं से परिचित रहते हैं। तो चलिए आज जानते हैं इसी पत्रकारिता का महत्व आखिर क्या है। पत्रकारिता एक महत्वपूर्ण साधन है जो हमें विभिन्न तत्वों की जानकारी प्रदान करती है। वह समाचार, खेल, विज्ञान, साहित्य, राजनीति और बहुत कुछ के बारे में हमें जानकारी देती है। पत्रकारों का कार्य न केवल समाचार देना होता है, बल्कि वे भी समाचार को विश्लेषण करते हैं और उसके पीछे के कारणों को समझाने की कोशिश करते हैं। वे सार्वजनिक दरबार में लोगों की आवाज को उठाते हैं और समाज में परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं। इसलिए पत्रकारिता एक महत्वपूर्ण और समर्पित क्षेत्र है जो हमारे समाज में विकास में मदद करता है। पत्रकारिता लोकतंत्र के 4 स्तंभों में से एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। पत्रकारिता के माध्यम से हमें सरकार की कार्यवाही, नीतियां और समस्याओं के बारे में जानकारी मिलती है। इससे हम समाज को सही और सच्चाई का पता चलता है और लोगों के अधिकार और मुद्दों को उजागर किया जा सकता है। पत्रकारिता समझदारी और जानकारी प्राप्त करने का एक साधन है। इसलिए पत्रकारिता के बिना लोकतंत्र पूरी तरह से संपन्न नहीं हो सकता। पत्रकारिता को हम मीडिया भी कहते हैं, जो किसी भी रूप में हो सकती है। यह न्यूज चैनल भी होता है, डिजिटल मीडिया भी, प्रिंट मीडिया भी, सोशल मीडिया भी और अन्य किसी माध्यम की मीडिया भी। आपको बता दें, एक तरह से वह हर व्यक्ति जो लोगों तक समाचार पहुंचाने का कार्य कर रहा है, वह मीडिया अर्थात पत्रकारिता का भाग होता है। वही आजकल पत्रकारिता बहुत बदल गई है। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के आने से लोगों के पास अब न्यूज और जानकारी का आसान और तेजी से एक्सेस हो गया है।
लोग अब अपने स्मार्टफोन और कंप्यूटर से न्यूज आर्टिकल, वीडियो और लाइव अपडेट तक पहुंच सकते हैं। इससे पत्रकारिता की रीच और प्रभाव भी बढ़ गया है। लेकिन इसके साथ ही मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज का भी सामना पत्रकारों को करना पड़ता है। मानवीय सभ्यता और जीवन के लिए पत्रकारिता सबसे महत्वपूर्ण आयाम है। जिस प्रकार हम एक दूसरे को अपनी बात पहुंचाते हैं, एक दूसरे को अपनी संवाद पहुंचाते हैं, इसमें पत्रकारिता जो सकारात्मकता है, जो सत्य है, जो मानवीय मूल्य है, उन्हीं की स्थापना हो, इसके लिए पत्रकारिता बहुत आवश्यक है। ये माना जाता है कि सृष्टि जब से अस्तित्व में आई है, मानवता ने जब भी विकास की ओर रुख किया है, पत्रकारिता उसके साथ साथ चली है। इसमें हम नारद जी की भूमिका भी देख सकते हैं कि कितनी बार है उन्होंने जो अमानवीय प्रकृति थी, उस अमानवीय प्रकृति के विरुद्ध अभियान चलाया और सकारात्मकता की चीज स्थापित उन्होंने की है। लेकिन समय के साथ इसमें कुछ चुनौतियां बढ़ी। इसमें चुनौतियां कुछ इस प्रकार बढ़ी हैं। कुछ लोग जीवन में सदैव ऐसे होते हैं जो कम परिश्रम में, कम समय में अतिरिक्त चाहते हैं, और जो मानवीय सात्विक मूल्य है, जो सही रास्ते हैं, सही रास्ते से हट करके, जिसको अगर आज की भाषा में कहें तो शॉर्टकट होते हैं, तो शॉर्टकट अपना करके कहीं पहुंचना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों से भी समाज को जो सचेत करने का काम है वो पत्रकारिता करती है। आज के समय में ये जो चुनौतियां बढ़ी हैं, बढ़ती टेक्नोलॉजी की, ये कितनी बार ऐसे होते हैं जो कूट रचित खबरें होती हैं, फर्जी फोटो होते हैं, उनको एडिट कर लिया जाता है और एडिट करके इन फोटो के आधार पर वो प्रचारित कर देते हैं, जिससे दुष्प्रचार भी होता है। तो मोटे तौर पर इस तरह के ये जो कूट रचित काम हो रहे हैं, पत्रकार एक प्रकार से पत्रकारिता के लिए एक कलंक जैसे हैं। तो आज सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो सात्विक मनुष्य है, जो सात्विक लोग हैं, जो सात्विक पत्रकार हैं, उन्हें सबसे पहले अपने काम के साथ साथ इस बात की भी सावधानी बरतना चाहिए कि समाज के भीतर कोई झूठा तथ्य तो नहीं जा रहा है, कोई तार्किक आधार पर सत्य को तो कमजोर नहीं किया जा रहा है। आने वाले समय में इस तरह की चुनौतियां और पत्रकारिता का महत्व और बढ़ने वाला है। जैसे जैसे जीवन में गति होगी तो कहीं ना कहीं उसको पढ़ने, लिखने और समझने की जो समझ है या समझने के समय है वो उसको कम मिलेगा। ऐसी स्थिति में जो रखी हुई सामग्री है, जो हम मीडिया में देख लें, सोशल मीडिया पर देख लें, किसी और सोशल साइट पर देख लें, न्यूज चैनलों पर देखें, अखबारों में देखें, उसको पढ़ करके व्यक्ति राय बताता है और आगे चलता है। तो आगे समय में, आने वाले समय में जैसे जैसे जीवन की गति बढ़ेगी, पत्रकारिता का महत्व भी बढ़ेगा और इसको कमजोर करने वाली जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो भी बढ़ेंगी। तो इसमें अधिक चेतना की आवश्यकता है, अधिक सकारात्मक काम करने की आवश्यकता है। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति ने भी कहा है, पत्रकारिता कोई पेशा नहीं है, यह जन सेवा का माध्यम है। लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करने, शांति और भाईचारे की भावना बढ़ाने में इसकी भूमिका है। आपको बता दें, एक समय था जब एक पत्रकार की कलम में वो ताकत थी कि उसकी कलम से लिखा गया एक एक शब्द देश की राजधानी में बैठे नेता, राजनेताओं और अधिकारियों की कुर्सी को हिला देता था। पत्रकारिता ने हमारे देश की आजादी में अहम भूमिका निभाई है। देश जब गुलाम था, तब अंग्रेजी हुकूमत के पांव उखाड़ने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में लोगों को जागरूक कराने के उद्देश्य से अनेक समाचार पत्र पत्रिकाओं का संपादन शुरू किया गया। इन्हीं समाचार पत्र पत्रिकाओं ने देश को बांधने और एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अपनी शुरुआत के दिनों में पत्रकारिता एक मिशन के रूप में जन्मी थी, जिसका उद्देश्य सामाजिक चेतना और लोगों को अधिक जागरूक करना था। महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, पंडित नेहरू, गणेश शंकर विद्यार्थी आदि महान स्वतंत्रता सेनानियों और महान हस्तियों ने अखबारों को अपनी लड़ाई का एक महत्वपूर्ण हथियार बनाया था। दरअसल उनमें एक जुनून था, उन्हें कोई हरा नहीं सकता था। इन्हीं के नक्शे कदम पर चलने वाले आज भी ऐसे कई पत्रकार हैं जो पूंजीपति सरकार, सामाजिक दीवारों और बंधनों को फांद कर अपने उद्देश्यों की पूर्ति अब भी करते हैं। उन्होंने अपना जीवन पत्रकारिता को समर्पित कर रखा है। इसी कड़ी में सोचिए कि अगर पत्रकारिता ही नहीं होती
तो हमें बहुत सारी जानकारी और मनोरंजन से वंचित रहना पड़ता। पत्रकारिता के माध्यम से हमें नई नई गतिविधियों, विचारों और विचारधाराओं के बारे में पता चलता है। वह हम विश्व समाचार, विज्ञान, साहित्य, मनोरंजन और खेल के बारे में जानकारी प्रदान करती है। इसके बिना हमें यह सब कुछ नहीं मिल पाता और हमारी ज्ञान सीमित रहती। इसलिए पत्रकारिता की महत्वपूर्णता हमारे जीवन में अद्वितीय है। देखिए, पत्रकारिता तो उसके मूल सिद्धांतों में कोई परिवर्तन नहीं, टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हुआ है, बाजार में परिवर्तन हुआ है, मेरा ये मानना है। देखिए, कई लोग कहते हैं पत्रकारिता पहले मिशन मोड में था, उसके बाद प्रोफेशन बन गया, तो बनना ही था, क्योंकि मिशन तो तब होता है जब सामने एक बहुत बड़ा लक्ष्य। उस वक्त आजादी लक्ष्य था, हमें गुलाम मुल्क थे, आज हम एक आजाद मुल्क है, एक लोकतांत्रिक मुल्क है। हमारे सामने ऐसा कोई अंदरूनी चुनौती नहीं है। चुनौती है, गुर्बत की है, जहालत की है, विकास की है, बहुत सारी चीजें, लेकिन हम परतंत्र नहीं है, स्वतंत्र है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, संविधान है, अदालतें हैं, न्यायपालिका है। तो मैं समझता हूं कि उस तरह की चुनौती नहीं है, तो आज वो मिशन मोड में होने की आवश्यकता भी नहीं है। हाँ, कोई युद्ध हुआ, कोई जंग हुआ, तब हमारी भूमिका अलग है, लेकिन साधारण परिस्थितियों में मुझे नहीं लगता है कि कोई हमको मिशन मोड में रहने की आवश्यकता है। लेकिन हाँ, हमारे लक्ष्य, पत्रकारिता का जो लक्ष्य है, उसमें परिवर्तन नहीं आना चाहिए। आज कमर्शियलाइजेशन हो गया और कमर्शियलाइजेशन से आगे बढ़कर मैं शब्द का प्रयोग करूंगा कॉर्पोरेटाइजेशन। बड़े बड़े घराने आज बड़े बड़े चैनलों को, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस को आगे नियंत्रित करते हैं। इसमें कई बार निहित स्वार्थ, निजी स्वार्थ ये भी आगे हो जाता है। अक्सर ये भी कहा जाता है कि संपादक का जो कार्यालय है या संपादक का पद जो वो एक तरह से हाशिए पर आ चुका है, ये भी कहा जाता है। उसका कारण बाजारीकरण है, उसका कारण जो है व्यवसायीकरण है, और ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है, ये होना ही है। अब ऐसे में पत्रकारिता का लक्ष्य जो है वो शुद्ध मुनाफा नहीं होना चाहिए, शुद्ध मुनाफा नहीं होना चाहिए। पत्रकारिता का लक्ष्य लोक कल्याण, लोक कल्याण के साथ साथ आम जनता को जागरूक करना, उनके अंदर मानसिकता परिवर्तन लाना, बिहेवियरल चेंज, एटीट्यूडिनल चेंज, माइंडसेट चेंज, और उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना। तो मेरा ये मानना है कि आज के पत्रकारिता के बारे में क्योंकि आपने पूछा, तो मेरा ये मानना है कि कई लोग पत्रकारिता में अब एक्टिविस्ट बन गए। आज एक्टिविज्म की नहीं, फैक्टिविज्म की जरूरत है, यानी कि तथ्य मूलक, तथ्य आधारित पत्रकारिता। सत्य की कई परिभाषा हो सकती है। एक झोपड़पट्टी में जन्म लिया एक व्यक्ति का सत्य अलग है, एक आलीशान बंगले में जो व्यक्ति पैदा हुआ उसका सत्य अलग है। तो सत्य अलग हो सकता है, लेकिन तथ्य अलग नहीं हो सकता। सूरज पूरब से निकलता है और पश्चिम में ढलता है, ये सत्य, ये तथ्य। सत्य, मैं इस वक्त भारत में हूं तो अभी यहां अंधेरा हो गया, ये मेरे लिए सत्य, लेकिन जो इस वक्त पश्चिम में है उनके लिए नहीं। तो सत्य और तथ्य का जो एक मूल भेद है उसको हमें समझने की आवश्यकता है। तो मैं समझता हूं कि पत्रकारिता में जो सत्य पर ज्यादा जोर और तथ्य को कमजोर, ये नहीं बनाना चाहिए। एक्टिविस्ट की जरूरत है, एक्टिविस्ट की नहीं है। और पत्रकारिता का जिसको हम कहते हैं पत्रकारिता धर्म, वो धर्म से हमको भटकना नहीं चाहिए। भले कॉर्पोरेटाइजेशन हो, ये सब एक पासिंग फेज है, ये चलता रहेगा। पत्रकारिता की शुरुआत कॉलेज के दिनों से ही हुई है। पत्रकारिता के छात्रों को मीडिया की दुनिया के बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं और छात्र भी उन्हीं चकाचौंध में हो जाते हैं
जिनका मिलना इतना आसान नहीं होता है। मीडिया के छात्रों के लिए असली चुनौतियां पढ़ाई खत्म होने के बाद शुरू होती है, जब वह असल दुनिया में अपना कदम रखते हैं। जो कलम सरीखे टूट गए पर झुके नहीं, उनके आगे दुनिया शीश झुकाती है। जो कलम किसी कीमत पर बेची नहीं गई, वह तो मशाल की तरह उठाई जाती है। समय परिवर्तनशील है और प्रगतिशील है। समय के साथ पत्रकारिता के स्वरूप, प्रकार और प्रकटीकरण में जो तीव्रतम टेक्नोलॉजिकल परिवर्तन हुए हैं, हम उन सभी परिवर्तन और बदलाव के साथ अपना तारतम्य रख सके। इस हेतु जरूरी है कि हम गुरुजनों से इन सभी विषयों पर जाने, समझे और अपने दिन प्रतिदिन की व्यवसायिक जीवन में उसे अमल में लाकर सफल पत्रकारिता करें। इसलिए टीवी 27 न्यूज ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के सहयोग से इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया, जिसका विषय रोल ऑफ मीडिया इन नेशन बिल्डिंग है, यानी कि राष्ट्र निर्माण में मीडिया की भूमिका। इस विषय पर माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के कुलगुरु केजी सुरेश जी ने सभी को मार्गदर्शन प्रदान किया। साथ ही मैनेजमेंट इन मीडिया विषय पर माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर अविनाश वाजपेयी, वहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चर्चा करने के लिए एचओडी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डिपार्टमेंट से डॉक्टर मोनिका वर्मा, साथ ही डॉक्टर लाल बहादुर ओझा ने लॉ एंड मीडिया के बारे में जानकारी दी। इसी के साथ इस कार्यक्रम में टीवी 27 न्यूज के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर एसएन मालविया और टीवी 27 न्यूज के एग्जीक्यूटिव एडिटर और वाइस प्रेसिडेंट उमेश गुप्ता भी मौजूद रहे। साथ ही मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल और भाजपा प्रदेश कार्यालय मंत्री एवं पूर्व अध्यक्ष बाल अधिकार संरक्षण आयोग डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को 2 हिस्सों में बांटा गया था। प्रथम चरण में ट्रेनिंग प्रोग्राम में पत्रकारिता और बदलते हुए परिवेश में पत्रकारिता के स्वरूप के बारे में जानकारी दी गई, तथा दूसरे चरण में जो पत्रकार बंधुओं के रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन के लिए आयोजित किया गया था, जहां टीवी 27 न्यूज की जानबाज पत्रकार बंधुओं और टीवी 27 न्यूज की स्टाफ का सम्मान और अभिवादन किया गया, जिन्होंने हर विकटतम और विपरीत परिस्थितियों में अपने पत्रकारिता धर्म का अनुपालन कर संस्था को और स्वयं को गौरवान्वित किया है। टीवी 27 न्यूज डिजिटल की तरफ से विदिशा बड़केलवार की ये खास रिपोर्ट। ये बात वाकई बिल्कुल सही है कि जनमानस सही और सच्ची पत्रकारिता का आज भी हितैषी है। यही कारण है कि जब सुबह हमारे दरवाजे पर अखबार आता है तो उसमें ढेर सारे विज्ञापन देखकर या नेगेटिव न्यूज देखकर कहीं ना कहीं मन उदास होता है, कुछ तलाशता है। और विगत दिनों में एक व्यक्ति जो एक छोटा सा YouTube चैनल शुरू करता है और सच्ची और सही बातें कहना शुरू करता है, नाम भी बहुत सहज और साधारण सा रखता है। चूंकि वो सही और सच्ची बातें रखना शुरू करता है, वो हिंदुस्तान का सबसे फेमस YouTube चैनल बन जाता है और वो सबसे बड़े जो न्यूज चैनल है उनको तक टक्कर देने लगता है लंदन टॉप के नाम से। और उस पत्रकार का नाम है सौरभ त्रिवेदी। और सर, अब मैं बड़े आदर के साथ आमंत्रित करना चाहता हूँ आदरणीय डॉक्टर एसएन मालवीय जी, मैनेजिंग डायरेक्टर टीवी 27 न्यूज को। मगर उनके पहले मैं एक बार भोपाल मैनेजमेंट एसोसिएशन के एक बहुत युवा और कर्मठ व्यक्तित्व हैं, उनके लिए बहुत सारी तालियां बजवाना चाहता हूं, जो कि ब्रिज बने भोपाल मैनेजमेंट एसोसिएशन के और टीवी 27 न्यूज के। वो है आदरणीय जी के छिब्बर साहब। एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच कि ये कार्यक्रम हुआ। और पुनः बड़े आदर से डॉक्टर एसएन मालवी जी, एमडी टीवी 27 न्यूज, कृपया आए प्लीज। थैंक यू। आप सभी को सबसे पहले तो बहुत बहुत नमस्कार। और भोपाल पत्रकारिता संघ से सभी आए हुए गणमान्य और आदरणीय और प्रतिष्ठित हमारे सभी पत्रकारगण और सभी का बहुत बहुत आभार। और शर्मा साहब ने भी बड़े ही अच्छे अपने विचार व्यक्त किए। पत्रकारिता के विषय में
शर्मा साहब ने सबसे पहले तो जिक्र किया कि श्री हनुमान जी संदेश लेके गए, तो श्री हनुमान जी का भी सबसे पहले तो जो पहला वहां पे विचार था माता सीता के लिए जो लेके गए थे, उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं इनका पुत्र पवन पुत्र हनुमान हूँ, या उन्होंने जो संदेश दिया माता सीता को, उन्होंने सीधा संदेश दिया कि माता मैं रामदूत, भगवान रामदूत का मैं सेवक, और ये आपके लिए संदेश लेके आया हूँ। तो पत्रकारिता एक तरीके से अपने जो पुराने संस्कृति में जो चली आ रही है वहीं से शुरुआत हुई है। नारद मुनि का भी बड़ा अच्छा विचार दिया। इसके साथ साथ पत्रकारिता में अभी जो जितने भी संघ से जुड़े हुए लोग हैं, जितने भी संपादक लोग हैं, उन सभी में कुछ मेरे हिसाब से, मैं ज्यादा तो नहीं जानता इसके बारे में, पर एक ऐसी खबर होना चाहिए कि जिसमें शिक्षा भी मिले, सभी को कुछ सीखने को मिले। दूसरा, अपनी भारत देश के इतिहास के बारे में बताया जाए कि यहाँ पे संस्कृति क्या चली आ रही है और किस हिसाब से कोई संदेश कैसे प्रस्तुत किया जाए, उसको विशेष ध्यान रखा जाए। दूसरा, किसी भी संदेश समाचार सभी में एक सत्यता होना बहुत जरूरी है। सत्यता रहेगी तो वो हमारी पूरी जितनी भी जनता है या भारतीय नागरिक हैं उसके लिए बड़ा ही मतलब सही संदेश जाएगा। मतलब झूठी अफवाहें जैसे ब्लैक मेलिंग या ये सब जितनी कहानियां होती है वो नहीं होगी। इसके साथ साथ मैंने अभी बैठे बैठे पत्रकारिता का एक थोड़ा सा परिभाषा जिसको बोलेंगे वो अभी मैंने जिक्र करी, वो मैं आपके सामने बता रहा हूँ कि पत्र मतलब एक संदेश, एक ऐसा सच्चा संदेश। कार मतलब कर्म, किसी के द्वारा किया गया कर्म या कार्य, और रीता मतलब रीति रिवाज से किसी के द्वारा किए गए कार्य को ऐसे सही तरीके से प्रस्तुत करना ही पत्रकारिता है। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ध्यान देने। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सभी लोगों से निवेदन है कि अगर कोई प्रश्न ओपन फोरम के लिए आप में से कुछ प्रश्न पूछना चाहते हो आदरणीय मंच से, तो आपका स्वागत है। आपका शुभ नाम और आपका प्रश्न किनसे है? सर, मेरा उमेश साहब से है प्रश्न। सर, ये जो अपना टीवी 27 न्यूज है वो टाटा स्काई के अंदर उसका चैनल नंबर क्या है? हम अगर देखना चाहें तो नंबर सर, उसका चैनल नंबर 1163। ओके, थैंक यू सर। प्रश्न है वो ये है कि आज का जो मीडिया है उसमें नैरेटिव जो सेट किए जाते हैं किसी चीज को लेके, उससे कैसे ओवरकम किया जाए? इसके लिए तो आपको स्वयं को जागरूक ही होना पड़ेगा। कोई चीज जो सुन रहे हैं या देख रहे हैं उस पर एकदम विश्वास किए बिना उसको कहीं ना कहीं स्वयं आपको सत्यापित करना होगा। जो विमर्श या नैरेटिव जो सेट किया जा रहा है उसको आपको खुद ही पहले तो प्रश्न अपने आप से कि कैसे सतर्क हो, कैसे क्या ये हो सकता है, तो आपको स्वयं उस पर सावधानी बरतना। सर, उसमें जो सबसे बड़ी चीज है ना, जो सोशल मीडिया जो रोल प्ले कर रहा है व्हाट्सएप आज, इतना ज्यादा उस चीज को वो कर देता है कि आप कुछ टाइम बाद आप उसको बिलीव करने लगते हैं। ये तो चलेगा, इसको आप रोक नहीं सकते, उनको चलने दीजिए। आप अपनी दिशा अपना जो आइस है वो सेट कर दीजिए, बाकी उसको तो चलने दीजिए, उसको आप रोक नहीं सकते। वो खुदा दीजिए। यस सर, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि जो आजकल देश में चल रहा है वो जाति और रिजर्वेशंस के बारे में, और एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश से बेहद प्यार करती हूँ मैं, एंड मैं बहुत ही दुखी और व्यथित हूँ इस बात से कि हमारा देश जो है वो
इस तरह के विभाजन की ओर जा रहे हैं, तो मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। मैं हमेशा सोचती हूँ कि इस देश का जो नागरिक है, एक आम जो नागरिक है, जैसे मैं हूँ, तो मैं क्या करूँ कि ऐसा कुछ ना हो कि मेरा जो देश है इस तरह के किसी विभाजन या त्रासदी से गुजरे। प्लीज आप मुझे गाइड करें। इसके लिए सबसे पहले तो जो ये बात सही है कि बहुत से लोगों के मन में ये विचार उठता है कि वो क्या करें। तो सबसे पहले बिल्कुल जो आपके आसपास के लोग 3, 4, 5 काम आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ये जो आपके अपने परिवार के लोग जो हो सकते हैं, उनको किस प्रकार आप श्रेष्ठ नागरिक बना सकते हैं। मान लीजिए अगर किसी ने आकार ले लिया, कुछ बच्चे बड़े भी हो गए, तो उनको किस प्रकार आप उनका विचार बदल सकते हैं राष्ट्र के लिए, समाज के लिए। और दूसरा ये कर सकते हैं कि हम अपने पर्यावरण की सुरक्षा को किस तरीके से कर सकते हैं। तीसरा, आप जो आपके परिवार के रीति रिवाज है, वो रीति रिवाज पूरे देश के निर्माण के लिए, पीढ़ी के निर्माण के लिए उनका संदेश क्या है। हमारे अपने दैनिक जीवन में जितनी चीज सवेरे उठने से लेकर के शाम को सोने तक, हमारे जितने ग्रंथ है, जितनी कथाएं हैं, उस सब में विज्ञान है, उस सब में मनुष्य को विकास करने के अवसर है। तो वो जो संदेश है, उनको आप अपनी जड़ों से सबसे पहले तो जोड़ लीजिए। मोटे तौर पर बच्चों को ये समझाइए कि जो वृक्ष जितना गहरा होता है जड़ों में, उसकी आयु उतनी ही अच्छी होती है। जो पतंग उसी ऊंचाई पर जा सकती है जो अपनी जड़ों से जुड़ी होती है। परिवार के लोगों में समन्वय हो, परिवार के लोगों में संगठन हो, कुटुंब आपका ठीक रहे, उनको अपनी जड़ों से जुड़ा रहे, परिवार की परंपरा हो, समाज की परंपरा हो, राष्ट्र की परंपरा हो, इस पर आप ध्यान दे सकते हैं। सर थोड़ा सा ये जो आपने कहा है, ये बिल्कुल सत्य है, आई एग्री विद इट, बट द थिंग इज कि इसमें इट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ इज जस्ट इट नीड्स इमीडिएट अटेंशन, है ना। आपने जो कहा बिल्कुल सही है, एग्री, बट व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। मैं समझाऊं, लोगों के वो समझे, and then some action will be taken. But what I really want, that something should happen which happens immediately. And I think that this is a big problem which is happening in our country, and there should be something immediately done. Otherwise there'll be a big catastrophe and we'll not be able to do anything about it. So I want something to be done immediately, and what should that be? उसके लिए सबसे पहले तो आपको खुद को ही विकसित करना होगा। तो निश्चित रूप से एक बात मोटे तौर पर समझ लीजिए, ये माना जाता है कि आप किसी का भी व्यक्तित्व, ये 5 प्रकार का व्यक्तित्व होता है। तो कहीं ना कहीं हम बहुत सारी चीजें मन से आगे जा नहीं पाते, जिसको अगर हम शास्त्र की भाषा में कहें तो एक अन्न में कोश है, प्राण में कोश है, मनो में कोश है, ज्ञान में कोश है। तो सबसे पहले तो आपको स्वयं को विकसित करना, स्वयं को सक्षम बनाना, उस शरीर से, प्राण शक्ति से, मन से आगे उठ करके मन और आत्मा, उन दोनों के बीच में जोड़ना। जिस दिन आप इस पर जो काम करना शुरू कर देंगे, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं मिल जाएंगे। धन्यवाद। एक आखिरी प्रश्न जी। भाई साहब प्रणाम करता हूँ, विजय कुमार सक्सेना मेरा नाम है, और आप मेरे 2-3 कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि के रूप में आ चुके हैं। शर्मा जी, मैं उपभोक्ता संरक्षण का काम देखता हूँ विगत 25 वर्षों से, और मेरा सबसे पहले तो निवेदन यही है कि आप अपने इस चैनल में मुझे उपभोक्ताओं को बोलने के लिए कभी समय दें। अब बात आप प्रश्न की कर रहा हूँ, तो जब भी मैं टीवी पे न्यूज देखने बैठता हूँ तो न्यूज इतनी कम दिखाई देती है, उससे ज्यादा विज्ञापन दिखाई देते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये कि जो ऐसा लगता है जैसे पत्रकार या जो टीवी के एंकर है, वो न्यूज ना दिखाते हुए एक अनुसंधान कर रहे हैं, एक चीज को 5-5, 6-6, 7-7, 10-10 बार दिखाना, तो मूल जो न्यूज है वो भटक जाती है। तो इस पे कोई सकारात्मक चीज या कोई सकारात्मक पहलू ऐसा हो सकता है क्या, जिससे ये न्यूज पूरी दिखाई जाए और न्यूज में अनुसंधान ना। थैंक यू। देखिए, मोटे तौर पर चूंकि अब चैनल चलाना या समाचार पत्र को चलाना ये भारी खर्चे का काम हो रहा है। वो समय चला गया कि जब आदमी खुद ही कंपोज कर देते थे, खुद ही छाप लेते थे, उनको रख करके पड़ जाते थे। तो स्वाभाविक रूप से उसमें जो साधन की आवश्यकता लगती है, तो विज्ञापन तो आता ही उसमें जरूरी है। विज्ञापन के बिना वो चैनल चल नहीं सकता, तो विज्ञापन तो आवश्यक है।
उसमें आप ऐसा कर सकते हैं 3-4 चैनलों के बीच में खुद को सेट करें। वो सेट करके एक तो विज्ञापन शुरू होगा तो दूसरे चैनल पे चलेगा, दूसरे बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब मैं निवेदन करना चाहता हूँ, अब हम इस कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पे हैं और मैं निवेदन करना चाहता हूँ आदरणीय श्री एन.के. छिब्बर सर से कि वे आज के कार्यक्रम के गेस्ट स्पीकर आदरणीय रमेश शर्मा जी का मेमेंटो देकर अभिनंदन करें। अगर मेरे को आखिरी सवाल पूछने की इजाजत। सर प्लीज प्लीज। सर, ये जो देश में एक माहौल है कि गलत काम हो रहे हैं, लेकिन वो लोक लुभावन वोटों की राजनीति है, नंबर ऑफ वोट्स की, तो लोक लुभावन जो चीजें हैं जो कि लॉन्ग रन में अच्छी नहीं है, उसके प्रति भी लोगों का बहुत झुकाव हो रहा है। सर, इस पे आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, और इसको हम किस तरह से जो है इसको कंट्रोल कर सकते हैं? इसका कंट्रोल अगर होगा तो ये समाज की जागृति से, परिवार की जागृति से ही होगा। मोटे तौर पर ये जो लोग लुभावन की मांग करके चलिए, एक प्रकार से स्पर्धा चल रही है। किसी ने कहा हम 1 रुपया देंगे, दूसरे का 2 रुपया देंगे। इसका मैं उदाहरण हमेशा देता हूँ, एक आध बार मैंने चैनल को भी कहा है कि चींटी से लेकर हाथी तक संसार में जितने प्राणी हैं, उनकी तुलना में अगर आप मनुष्य को देखेंगे तो दशमलव के बाद 9 शून्य और 1 है। वो सारे के सारे प्राणी अपनी रोटी की जुगाड़ करते हैं, रहने के लिए सुरक्षित जगह ढूंढ लेंगे, वो सारे प्राणी जोड़ा बना लेते हैं, और संतान उत्पन्न करके उसको खाने कमाने लायक बना देते हैं। और इन सब कामों के लिए मनुष्य को निकम्मा बनाने की जो राजनीति चल रही है, वो कहीं ना कहीं उससे समाज को जागृति होने की आवश्यकता है। और एक दूसरा उदाहरण और देना चाहता हूँ, क्योंकि आप सब तो उस दुनिया से आते हैं जिस दुनिया में आज की पीढ़ी को, जैसे आज की अगर आपने टीवी चैनल देखा होगा तो उत्तर प्रदेश में 60,000 पुलिस वालों की भर्ती की बात से निकली, इस पर 64 लाख आवेदन आए। इसका अर्थ है कि कितने लोगों में से एक की भर्ती होना है। तो कहने का अर्थ है लोग नौकरियों में ना जाए, वो अपना कोई काम शुरू करें, और क्या काम शुरू कर सकते हैं और अपने लोकल के स्तर पर काम शुरू कर सकते हैं, उसकी तरफ जाए। आपके और आपके परिवार के और रिश्तेदारों के बच्चे नौकरियों की तरफ बिल्कुल ना जाएं। जिस दिन ये बात आ जाएगी कि मुझे अपने पैरों पर चलना है, मुझे अपनी आंखों से आसमान को देखना है, मुझे अपने हाथों से समंदर का निर्माण करना है, जिस दिन ये वाली बात आ गई, मैं समझता हूँ ये लोक लुभावन की राजनीति उस दिन खत्म हो जाएगी। बहुत धन्यवाद सर। मैं निवेदन करता हूँ आदरणीय एन.के. छिब्बर सर, वाइस प्रेसिडेंट बीएमएसए की वे आज के मुख्य वक्ता जी का अभिनंदन करें। स्मृति चिन्ह से आप सभी की तालियों से आप अभिनंदन कर सकते हैं। मैं निवेदन करता हूँ आदरणीय मनोज झा जी से कि कृपया आए और वे डॉक्टर एस.एन. मालवी जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। मैं डॉक्टर आदित्य गुप्ता से निवेदन करता हूँ कि आदरणीय उमेश गुप्ता जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। अब टीवी 27 न्यूज की तरफ से मैं निवेदन करता हूँ डॉक्टर एस.एन. मालविया जी से कि वे स्मृति चिन्ह प्रदान करें आदरणीय रमेश शर्मा जी को। आदरणीय उमेश गुप्ता जी एवं आदरणीय राजन गुप्ता जी से निवेदन है कि वे भोपाल मैनेजमेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आदरणीय सुनील भार्गव जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अब मैं आमंत्रण देता हूं आदरणीय आर.जी. द्विवेदी सर, चेयरपर्सन एसोसिएशन एक्टिविटी कमेटी भोपाल मैनेजमेंट एसोसिएशन से कि वे आए कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए। आदरणीय द्विवेदी जी। मंच पे विराजमान सभी महान विभूतियों को प्रणाम। भोपाल मैनेजमेंट एसोसिएशन के सभी सदस्यों को बहुत बहुत नमन। शर्मा जी के बारे में मनोज ने जो पढ़ा वो बहुत कम था। शर्मा जी का मैं वीडियो सुनता हूँ रामचरितमानस पे, और
एक जो कृषि करता है उसका जो सामाजिक मूल्यों से किस तरह से जोड़ा जाता है, वर्तमान परिस्थितियों में कैसा किया जाता है, उनका वो जवाब देते हैं। वो कभी मौका मिले तो आप लोग सुनिएगा, बहुत आनंद आएगा। मैं मानस भवन में जाता हूँ, वहाँ की कार्यकारिणी में मैं भी हूँ, शर्मा जी भी हैं। शर्मा जी को अभी थोड़े दिन पहले, एक्चुअली ये क्या कंक्लूडिंग रिमार्क में नहीं है, मैं अतिक्रमण कर रहा हूँ इसलिए क्षमा करिएगा। शर्मा जी को भी मानस भवन में एक सर्वश्रेष्ठ लेखक का पुरस्कार दिया गया था। तो सर हम आप लोगों के कृतज्ञ हैं कि आप यहाँ, और जो पत्रकारिता का सिद्धांत और पूरा देश का जो उन्हें शर्मा जी ने दिया, बहुत ज्ञानवर्धक चीजें थी। चार प्रकार के हो मैंने नोट किया। पत्रकारिता में जैसे दो सब बताया शर्मा जी ने कि एक संवाददाता होता है, एक पत्रकार होता है। तो राम किंकर जी की व्याख्या एक थी कि रामचरितमानस में भी दो संवाददाता हैं, एक मंथरा थी और एक हनुमान जी थी। और केजी सुरेश बोले थे सत्य और तथ्य। मंथरा एकदम सत्य बोल रही थी, पत्रकार हमेशा सत्य ही बोलते हैं। और सत्य क्या बोल रही थी, बोले तुमको पता है, कहीं तुमको पता है राम का राज्याभिषेक हो रहा है, कोई असत्य नहीं, ये सत्य है। पर तुमको पता है कि भरत नहीं है तो भी राज्य दे रहे हैं, ये भी सत्य है, असत्य नहीं था। और फिर उसे अपने सत्य को ऐसा प्रचारित किया उस संवाददाता ने कि राज्याभिषेक तो दूर, महाराज दशरथ के प्राण भी चले गए। और उसी सत्य का वो कई बार उसी सत्य को महाराज दशरथ को सौगंध दिलाती है कि क्षाक वंश में ऐसा हुआ है, आपके पूर्वज जितने सत्य थे उस सत्य के लिए प्राण दे दिए, सत्य के लिए, उसी सत्य के नाम पे उनका प्राण चला गया। एक संवाददाता वो। दूसरे संवाददाता हनुमान जी, जो पहुंचते सीता जी के पास, वो आपने उदाहरण दिया था, रामदूत में मातु जानकी। उन्हें जब सीता जी के पास पहुंचे, सीता जी ने पूछा कि अनुज सहित कुशल खरारी, बोले भाई के साथ कुशल से तू है, कुशल से हैं। अब हनुमान जी, प्रश्न बड़ा छोटा है पर बड़ा विचित्र है। बोल दे कि कुशल में है, बोले अच्छा मैं यहाँ मर रही हूँ, वहां मजे कर रहे हैं। और यदि नहीं कहते कि कुशल से नहीं है, तो भगवान कैसे हैं कि कुशल से नहीं रह सकते। तो हनुमान जी ने, वो सब दूसरे संवाददाता थे, उन्हें बड़े हिसाब से बोला, बोले अनुज के साथ कुशल से तो हैं, लेकिन आपके दुख से बहुत दुखी हैं। और इतना ही नहीं, और बोले वो तो बोले नहीं, मुझे तो बड़ी दिक्कत ये नहीं है, मुझे दिक्कत ये है कि मैं रावण के अत्याचारों से इतनी परेशान नहीं हूँ, रावण के उससे इतनी मुझे तकलीफ नहीं है जितना मुझे इस बात का तकलीफ है, मैं ये विलाप कर रही हूँ कि मुझे भूल गए। तो हनुमान जी जैसे संवाददाता थे, उन्होंने कहा भूल तो गए, ये जो आप भूले हैं इसके भूलने की जिम्मेदार आप हैं। आपके प्रेम में इतने, आपके विरह में ऐसे हैं कि सुबान की, ऐसा लिखते हैं कि अपने बाणों की महत्ता भूल गए। सीता जी को लगा कि राम जी हमारे वियोग में हैं, तो जब वो चलने लगे तो सीता जी ये नहीं बोलती कि मेरी याद दिलाना, बोलो वहां जाने पे आप उनको उनके बाण की याद दिलाना जिस बाण को उन्हें जयंत को मारा था। तो शक्र सुत ऐसा कुछ आता है, बोले उनको उसके बाण। तो ये दो संवाददाताओं का थोड़ा जिक्र था तो किया आपने, तो इसलिए हमने कहा। और पूरा जितना ज्ञानवर्धक था इसमें पत्रकारिता का, थोड़ा समय ये रहता है कि कौन जल्दी सब सूचना पहुंचा दे, इसकी जो होड़ होती है, इसमें थोड़ा सा कभी कभी सूत्रों के हवाले से रहता है, सूत्रों के हवाले से समय की जल्दी में कि सबसे पहले मैं पहुंचाऊं, उस पहुंचाने में कई बार सत्य और तथ्य में अंतर हो जाता है। तो मालवीय जी ने जो उद्गार दिए वो भी बहुत ज्ञानवर्धक थे, तो हमने पूरी इसमें देखी। ये भोपाल मैनेजमेंट एसोसिएशन के लिए उपलब्धि है, और शर्मा जी को सुनना हमेशा ज्ञानवर्धक रहता है, कई बार सुनने को मौका मिलता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। मैं ऑडियंस से क्वेश्चन पूछना चाह रहा था कि क्या ज्ञान, सही ज्ञान, अच्छा ज्ञान लोगों तक पहुंचना चाहिए, हाँ या ना? हाँ बिल्कुल। उसके बाद भी हर मीटिंग में मैं द्विवेदी सर से बोलता हूँ कि पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर लो, वो टाइम नहीं देते।
तो सर लिटरली आज आदरणीय सर आपके बोलने वक्तव्य के पश्चात और आपके पश्चात निश्चित रूप से आज जो युवा पीढ़ी है, जब हम इनको देखते हैं, हम देखते हैं कि इंस्टाग्राम पे लोग गालियां बक के पैसे कमा रहे हैं और करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। ऐसे में अगर ये ज्ञान वहां पहुंचता है तो बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए एक बार जोरदार तालियों के साथ। और आमिर खान सर यहाँ पर एक लिंक व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर रहे हैं, वो फीडबैक लिंक है। जितने भी बीएमए के सदस्य हैं कृपया अपने मोबाइल खोल लें और इंटरनेट अगर वहाँ पे नेट है अवेलेबल तो उसको फीडबैक को फॉर्म को, छोटा सा फॉर्म है, जरा सा उसको फिल कर दीजिए। और मीनवाइल मैं बहुत ही आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ वोट ऑफ थैंक्स के लिए प्रेसिडेंट इलेक्ट भोपाल मैनेजमेंट एसोसिएशन आदरणीय राजेश तिवारी सर को। दो महान संवाददाताओं की बात हुई, एक मंथरा की और एक हनुमान जी की, लेकिन रामायण के अंत में धोबी भी था और वो जो प्रचार प्रसार उसने किया, वो जो मनोवृत्ति है उसको रोकना, क्योंकि वो कंटिन्यू चल रही मनोवृत्ति। और आज की डेट में जो संप्रेषण के कला है उसमें उस मनोवृत्ति को सबसे ऊपर रखा जाता है, तो उस व्यक्ति की तरफ हम लोगों को ध्यान देना है। जैसा हमारी मैडम ने पूछा था हम क्या करें, तो न्यूटन का नियम है कि जहां पे अगर कहीं विरुद्ध होता है तो उसके खिलाफ भी लोग बात हो जाते हैं। रावण हुआ तो राम हो गए, कंस हुआ तो कृष्ण हो गए, अंग्रेज आए तो गांधी हो गए, या जो भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हो गए। तो ये सब चीजें जो है इस पत्रकारिता के पहले, संवाददाताओं के पहले संप्रेषण कर्ताओं ने जो इतिहास रचे हैं, उस आज इस सभा में हम लोगों को आनंद आ गया। शर्मा साहब आए, शर्मा साहब इतिहास के जानकार हैं, संस्कृति मीडिया से जुड़े हुए हैं, सालों से हैं। हमने तो आपके सर सुने हैं और हम आपके फेसबुक के फैन भी हैं। और टीवी पे चैनल में आप कई बार आपका हमने देखा है, दर्शन किए हैं। तो ऐसे ऐसे व्यक्तियों के साथ में बैठना तीर्थ होता है और आज हमारा ये तीर्थ हुआ है। सो मैं आप लोगों को सबको इस तीर्थ के लिए बधाई देना चाहूंगा कि मैं आज शर्मा साहब को सुना। मैं उमेश गुप्ता साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सर कि आपने इतना सुंदर कार्यक्रम के आयोजन में प्रमुख भूमिका निभाई। मैं डॉक्टर एस.एन. मालवीय साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज के कार्यक्रम को उन्होंने इतनी अच्छी तरह से सुचारू रूप से आगे बढ़ाया। एमडी हेड मालवीय जी और टीवी 27, आज मैं अपनी पत्नी को भी बता के आया कि टीवी 27 में आपका कार्य शायद मैं दिख जाऊंगा। तो उन्होंने कहा अच्छा, बहुत अच्छा है। तो हम लोग तो साहब मीडिया में कहीं टीवी पे नजर नहीं आते हैं क्योंकि हमारे आने का कोई चांस नहीं होता है। हम तो इंडस्ट्री चलाते हैं, कॉर्पोरेट्स में हैं, ये काम करते रहते हैं, भोपाल मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, उनके पीछे से सहयोग करते रहते हैं। लेकिन आज ये मेरे को बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिली कि आज भी मैं भी कहीं न कहीं टीवी पे दिख जाऊंगा। और मैं स्पेशल थैंक देना चाहूंगा T27 टीम की, जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम किया। सब लोग मैं देख रहा हूँ कि बड़े बिल्कुल उससे एक्टिव, बिल्कुल स्मार्टली काम कर रहे हैं। इससे शो होता है कि चैनल कैसा है। मतलब चैनल में जिस तरह से हम लोग की दृष्टि अलग है सर। हम लोग क्या मैनेजमेंट वाले लोग हैं, भोपाल मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग, मैनेजमेंट वो देखते हैं कि कौन कैसा क्या कर रहा है, कौन लाइट जला रहा है, कोई कैसा रख रहा है, क्या कर रहा है, हमारी निगाह वही चलती रहती है। सो सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं स्पेशल थैंक देना चाहूंगा हमारे मनोज गौड़ साहब को। उन्होंने शुरू में हमारे को यहाँ पे सबको बताया, डॉक्टर मनोज गौड़ साहब। हमारे महेंद्र जोशी जी हमारी एंट्री कर रहे हैं, हम सबको प्रस्तुत किया उन्होंने। और आमिर खान हमारे बीएमए के मैनेजर इज अ वेरी एक्टिव, वो भी हमारे इस पूरे प्रोग्राम की एक धागा है, थ्रेड है, जो इन सब फूलों को पिरो के रखते हैं। और यहाँ पे आए सारी यूनिवर्सिटीज,
कॉलेजेस, इंडस्ट्री, डिफरेंट सेक्टर के लोग, हमारे पास्ट प्रेसिडेंट शुक्ला साहब वो भी आए, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो यहाँ पे आए, और सभी ऐसे जनमान लोग आए यहाँ पे कि जिनको सुनकर देखकर हम लोग सब लोग जो है ना बड़े उत्साहित हो गए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत बधाई, थैंक यू वेरी मच। और आज इस व्याख्यान को सुनने के लिए आप सभी लोग बहुत अच्छी तादाद में आए, इसके लिए आप सभी को भी बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि आप सभी का आना सार्थक तो जरूर हुआ होगा। और साथ ही में डॉक्टर मालवीय से निवेदन है कि यहाँ जब प्रबंधन और पत्रकारिता जुड़ेगी तो नए विहान तय करेगी, तो आपका जो टीवी चैनल है वो कॉर्पोरेट सदस्य के तौर पर हमसे बिल्कुल जुड़ सकता है सर। आपका अभिनंदन करते हैं हम सभी लोग। और अभी आपसे एक छोटा सा अनाउंसमेंट है कि ग्रुप फोटोग्राफ के लिए आप सभी लोग यहाँ पर पधारे, जैसा कि बीएमए की परिपाटी है, बहुत सारे लोग हैं, जगह कम है, मगर हो जाएगा बहुत अच्छे से मैनेज। और इसके पश्चात आप सभी लोग हाई टी के लिए इसके ऊपर वाले फ्लोर पर सादर आमंत्रित हैं। थैंक यू सो मच।